आ गया। चलो थैंक यू। अपेंड क्वेरी तक हमने कर लिया था, सही है। और एक ग्रुप बाय का ऑप्शन रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। मर्ज कॉलम्स, मर्ज कॉलम्स किस तरीके से होते हैं? मर्ज कॉलम्स का जो बेसिक आइडिया, गायब हो गया, नहीं आ जाता दोबारा। हाँ जी, टाइप और ज्वाइंस काम किस तरीके से करते हैं? टाइप और ज्वाइन में बेसिकली आपके पास एक ही टेबल है और एक ही टेबल है, सही है। उन टेबल्स के दरमियान जो वैल्यूज आपस में सेम है या कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, मिसाल के तौर पर जो वैल्यूज इस टेबल में है और जो वैल्यूज इस टेबल में है, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा लेफ्ट से में है वो उठा के एक नेक्स्ट टेबल में बना लेगा और एक मर्ज कॉलम बना लेगा, सही है। थोड़ा सा जैसे जो नॉर्मल हमने सर्कल्स पढ़े हैं उसमें तो यही होता है कि जो मिडिल एरिया जो एक दूसरे ये तो आप वेन डायग्राम पे जा रही है ना, ये वेन डायग्राम नहीं है। आप ये समझ लें, जो है इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, वेन टाइप ही है। कि आपका लेट्स सपोज प्रोडक्ट की इस टेबल में एक टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। इसमें प्रोडक्ट कीज इस टेबल में भी है, प्रोडक्ट कीज इस टेबल में भी है, सही है। इसमें जो है हाईलाइटेड एरिया है ना, इसे कहते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। जो प्रोडक्ट की इसकी और इसकी सेम होंगी, सही है। जितना भी डेटा आपका लेफ्ट वाले टेबल में मौजूद है वो उठ के एक नए टेबल में आ जाएगा, एक नए टेबल में आ जाएगा, नया डायग्राम समझ लें। सिर्फ लेफ्ट का, इसको कहते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। ये हम मर्ज की बात कर रहे हैं, सही। जितने भी जॉइंस होंगे, जब भी जितने भी मर्ज टेबल्स होंगे उसमें इस किस्म के जॉइंस होते हैं, सही है। और ये एसक्यूएल से भी रिलेटेड है। जो कोई अगर एसक्यूएल वाले आए तो जो डेटाबेस हम बनाते हैं, डेटाबेस में इसी तरीके के 4 जॉइंस होते हैं, सही है। फिर एक इनर जॉइन है। इनर जॉइन में ये है कि जो डेटा सिमिलर होगा सिर्फ वही आएगा, सही है। राइट आउटर जॉइन में सिंपल वही है कि आपका जो है जो भी वैल्यू सेम होगी, लेकिन वो टेबल कौन सा उठाएगा? राइट का। और ये जो है आपका फुल आउटर जॉइन है। फुल आउटर जॉइन में क्या हो रहा है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे का सारा टेबल आ जाएगा। ये तो सिंपल थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी जॉइंस की, कि आपका लेफ्ट आउटर जॉइन होता है जो कि सेम वैल्यूज के लेफ्ट टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं उठाता है। इनर जॉइन क्या होता है, सेम वैल्यूज को खाली उठाता है। ये राइट आउटर जॉइन जी, ये राइट आउटर जॉइन है और ये फुल आउटर जॉइन है, सही है। अब हम एक दो टेबल को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट जाना हो तो हम किस तरीके से जा सकते हैं? ट्रांसफॉर्म डेटा से पावर क्यूरी एडिटर में जा सकते हैं। ये हमारा पावर क्यूरी एडिटर खुल गया, नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन दो चीज़ों को हम मर्ज कर सकते हैं। ले लिया। अच्छा जी, इसमें डाउनलोड से डेस्कटॉप में आ जाओ। पावर देखें, एक हमने ले लिया, जी जी आ जाइए आ जाइए। एक मेरे पास एक ही टेबल आ गया प्रोडक्ट का। इसमें प्रोडक्ट के साइजेस, प्रोडक्ट के स्टाइल, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्राइसेस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट की मौजूद है, सही है। अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से टेबल को हम इसके साथ मर्ज कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड डेटा रखता है, सही है। हाँ, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। कस्टमर्स में प्रोडक्ट की आ रही है, कस्टमर में प्रोडक्ट की देखते हैं।
इसमें प्रोडक्ट की कोई अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो है कोई मर्ज टेबल नहीं हो सकता। हमारे पास वैल्यू जो है ना वो सेम होनी चाहिए। हमारे पास जो है प्रोडक्ट हम ले चुके हैं, रिटर्न्स में आ सकता है बिल्कुल, और सेल्स टेबल में आ सकता है। सही है, हम सेल्स टेबल ले लेते हैं, सेल्स टेबल में होगा। अच्छा जी, सेल्स टेबल में लेने के लिए एक दोबारा अपेंड वाला ऑप्शन भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा। हमने क्या किया था, एक तो सिंगल इंडिविजुअल फाइल्स ली थी, सही है, और इंडिविजुअल फाइल्स को अपेंड किया था। और अगर हमें फोल्डर अपेंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ न्यू सोर्स में रहते हुए और हम यहाँ पे जाएंगे फोल्डर में, मोर में जाके, अगर आपको फोल्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ फोल्डर में जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद ब्राउज में जाने के बाद आप वो जो फोल्डर उठाना चाह रहे हैं। अच्छा, अपेंड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी कि आपके कॉलम सेम होने चाहिए, सही है, कॉलम सेम हो, रॉज डिफरेंट हो। और इसमें क्या मर्ज में क्या होता है, आपके कॉलम डिफरेंट हो, रोज सेम होनी चाहिए, सही, कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रोज जरूर होनी चाहिए। रोज मैच नहीं होगी तो मर्ज नहीं होगा, सही है। लेकिन सर ये जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट और इसमें, तो इसमें रोज कैसे सेम हो सकते हैं? प्रोडक्ट तो हर एक का अलग अलग होगा। रॉज मैच करेंगी तो डिफरेंट वैल्यूज उठेंगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये पहले हम ये कर लें, अब ये पुरानी चीज रिवाइज, अपेंड किया हमने इसको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कर लिया। देखें, रॉज इस वजह से ट्रिकी हो रहा है, इस ये जो हम बात करते हैं कि वैल्यूज सेम हो ताकि उससे आगे की वैल्यूज उठ जाएं, तो जो सेम वैल्यूज हैं ये रॉज में आ रही है ना, सही है। ये वाली जो हम हाईलाइटेड पोर्शन है वेन का, आपके ये रॉज है जो सेम होंगी, सही है। अगर रॉज सेम है, कॉलम डिफरेंट है तो मर्ज करेंगे, सही है। और आमतौर पे हम मर्ज सीख रहे हैं, मर्ज हम सिर्फ और सिर्फ उस ऑप्शन में करते हैं जब आपके पास 1 to 1 का कार्डिनैलिटी हो। हम कार्डिनैलिटी पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी बेसिकली होती है कितनी दफा कॉलम्स और में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, सही है। अच्छा जी, हम ये मेरे ख्याल से हो गया होगा मर्ज, ये आपका हो गया, इसको मैंने किया बंद। अब यहाँ पे मेरे पास कहीं प्रोडक्ट की आ रही है, ये मेरे पास प्रोडक्ट की आ रही है, सही है। इस प्रोडक्ट की को मैं मर्ज कर सकता हूँ अपने इस वाले टेबल से, सही है। एक चीज जो हमने लास्ट टाइम की थी वो ये की थी कि अगर आपके पास जो लुकअप या डायमेंशनल टेबल्स हैं उसका आप नाम लुकअप से कर देंगे। इसको कर देते हैं AW। ये नेमिंग कन्वेंशन इस वजह से हम करते हैं ताकि आसानी हो जाए आइडेंटिफाई करने में कि कौन से टेबल्स जो हैं वो डायमेंशंस के हैं, कौन से फैक्ट हैं, सही। अब मेरे पास एक ही आ गया और एक ही आ गया, प्रोडक्ट की इसमें भी है, सही है, और प्रोडक्ट की इसमें भी है। मैं सेल्स टेबल में प्रोडक्ट की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लेकर आना चाह रहा हूँ, सही है। तो होम में रहते हुए जैसे अपेंड था वैसे ही मर्ज का ऑप्शन है, सही है। मर्ज में मैं जाऊंगा, मर्ज क्यूरीज एज न्यू करूंगा। अगर मैं न्यू नहीं करूंगा तो इसी टेबल में चीज मर्ज हो जाएगी, सही है, ताकि आपके पास एक नया टेबल बन जाए, उसको आप रिमूव कर सकें। एक सेल्स टेबल आ गया, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट टेबल आ गया। प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की को जैसे ही मैंने किया, इसको हाईलाइट करना होगा। अब देखेंगे क्या है, इसने क्या किया, ज्वाइन उठा लिया। ज्वाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। क्या किया इसने, जितनी भी वैल्यूज फर्स्ट से हैं और सेकंड से जो मैच कर रही हैं। दूसरी काम चीज क्या हुई है, दूसरी चीज क्या हुई है, सारी की सारी रॉज मैच हो गई। सारे के सारे रॉज जो हैं जब मैच हो जाएंगी तो आपके पास समझ लें कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो, राइट आउटर ज्वाइन हो, सारी वैल्यूज उठा लेगा, सही है। अब जब मैं ऐसे यहाँ से ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल यहाँ पे बन के आ जाता है, मर्ज टेबल।
सही है। ये किस में आएगा, सेल्स में आएगा? ये नया टेबल हमने मर्ज किया जिसमें हमने सेल्स टेबल को और प्रोडक्ट के टेबल को मर्ज किया। लेकिन ये कॉलम किस में, ये नए टेबल में आया है। ये देखें, ये मर्ज वन बन गया। सही है। ठीक है सर। और यहाँ पे आ गया टेबल। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो मेरे पास सारी की सारी कैटेगरीज आ गई जो उस कॉलम में थी। सही है, जो कि आपके कौन से में थी, प्रोडक्ट वाले टेबल में थी। सही है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे लेट सपोज, पहले तो मैं इसको ऑल्ट को डीसेलेक्ट कर लूंगा। अब इसमें से मुझे जो चाहिए, लेट सपोज प्रोडक्ट कलर चाहिए और मॉडल नेम चाहिए या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए। सही है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। कौन कौन सा बोला था मैंने, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट कलर कर लेते हैं। लेट्स, सही है। और या इसको कलर को छोड़े कॉस्ट कर लेते हैं, कॉस्ट और प्राइस कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा मेरे पास ये कॉलम के उसके आगे डिटेल्स आ गए। सही है, सॉर्ट ऑफ ए वी लुकअप। तो इस तरीके से आप दो वैल्यूज को जो है, दो टेबल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। ये चीज हमने लास्ट टाइम नहीं देखी थी। और क्या कर सकते हैं, और हमने एक चीज ऑप्शन और देख लेते हैं। लेट सपोज ये है प्रोडक्ट, ये आ रही है प्रोडक्ट कीज। सही है। ये प्रोडक्ट कीज मल्टीपल है। अगर मैं इसको 2014 की प्राइस देखना चाहूँ, या लेट सपोज मैं मर्ज टेबल को ही देखता हूँ। मर्ज टेबल में मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट कीज आ रही हैं। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस सिंगल प्रोडक्ट से क्या कितनी सेल हुई है। सही है, एक नया टेबल बनाना चाह रहा हूँ। सही है। और उसकी प्राइस और ये तमाम चीज़ों के लिहाज से देखना चाह रहा हूँ, या सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ ग्रुप बाय का ऑप्शन। ग्रुप बाय कैसे होता है, ग्रुप बाय आपके फाइल में रहते हुए ये वाला ऑप्शन है। ये नहीं देखा था ना हमने लास्ट टाइम। सही है। अच्छा जी, ग्रुप बाय में गया मैं। ग्रुप बाय में मैंने प्रोडक्ट की ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। सही है। नया कॉलम का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। लेट सपोज अभी काउंट ही रख लेते हैं। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, नए कॉलम पे सम करना है। और कॉलम कौन सा वाले पे करना है, किस पे, ऑर्डर क्वांटिटी पे। सही है, टोटल ऑर्डर्स लिख देते हैं इसको। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की और कितनी सेल हुई है। जी देखें, वालेकुम सलाम। देखें, ये आ गया प्रोडक्ट की। वालेकुम सलाम। चेयर लॉस है मेरे ख्याल से। देखें, ये आपके आ गया 332 प्रोडक्ट की जो है उसकी ऑर्डर क्वांटिटीज जो थी वो 64 थी। 312 था, वो 179 था। आपने किया क्या है, आपने बेसिकली ग्रुप कर दिया है। जितने भी प्रोडक्ट 332 थे, प्रोडक्ट आईडी जिसकी 332 थी, उसको आपने एक साथ कर लिया और उसके सामने रख लिया जितने भी ऑर्डर क्वांटिटीज आई थी, और उस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, उस पर आपने ऑपरेशन किया सम कर दो। मतलब जितने भी 332 के आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उसको आपस में सम करके यहाँ पे शो कर दो। क्लियर है ये? सही है, सिंपल एक ऑपरेशन ग्रुप बाय का भी हमने देख लिया। ये डिपेंड करता है सर, इसको हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। कि आप मुझे इस प्रोडक्ट की टोटल वो बताएं तो हम मतलब कितने ऑर्डर आए तो वो हम एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से दिखा सकते हैं। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, और इसका सेल भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें दिखा सकते हैं। ऑलवेज एक चीज इसमें एक मसला आ रहा है इसमें जो आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, नहीं किया हो। क्या है, अप्लाइड स्टेप्स नहीं शो हो रहे। सही है। अच्छा, एक और चीज, अब ये आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग बंद करते हैं तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे लोड हो रहा होता है।
सही है। हम चाहते हैं कि डेटा सिर्फ और सिर्फ वो लोड हो जो कि अपडेट भी हो रहा हो, सही है। हर डेटा अपलोड बार बार ना हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम हर दफा जो है ना नया प्रोडक्ट अपने उसमें लेके नहीं आ रहे होंगे, से प्रोडक्ट हमारे सेम रहेंगे, उसके अगेंस्ट सेल्स अपडेट हो रही होगी। तो हम ये वाली एक्सरसाइज से बचने के लिए कि हमारे सारे प्रोडक्ट बार बार अपडेट हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के डेटा को अपडेट करेंगे, बाकी डेटा को अपडेट नहीं करेंगे, सही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सही है। इसके लिए हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने प्रोडक्ट लुकअप का कहा ना, ये हमारा लुकअप टेबल है जो कि अपडेट नहीं हो रहा होगा, सही है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, सही है। इसका मैं चेक यहाँ से हटा दूंगा। तो अब जितनी दफ़ा भी मैं करूँ, इसको तो मैं कर देता हूँ डिलीट, सही है, ज़रूरत नहीं है ना। ये समझ में आ गया ना ये चीज़ मर्ज का और ग्रुप बाय का, सही है। इसको मैंने कर दिया डिलीट। सेल्स के टेबल में ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अभी हमने जो लास्ट टाइम जो चीज़ें मिस कर दी थी ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्रुप बाय और मर्ज टेबल जो है वो नहीं डिस्कस किया था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी, ये प्रोडक्ट वाला डायमेंशनल टेबल है, सेल्स वाला आपका फैक्ट टेबल है, सही है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद हमसे जॉइंस हमने डिस्कस कर लिए, मर्ज क्यूरीज डिस्कस कर ली, टाइप्स ऑफ जॉइंस जो थे ये वही चीज़ है, सही है। अच्छा जी, डेटा सोर्स सेटिंग्स, जी जी आ जाइए। डेटा सोर्स सेटिंग्स क्या होती है? लेट सपोज आपने डेटा जो है वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है किसी किसी फोल्डर में, वो फोल्डर से उठा के आप कहीं और किसी और फोल्डर में रख देते हैं, सही है। तो आपका जितना भी ये एप्लीकेशन है ये ब्रेक हो जाएगी, सही है, ये वर्क नहीं करेगी। तो इसको जहां से आपने भी जो सोर्स है अगर चेंज करना हो, जैसा आपने सी से उठा के डी में रख दिया है, सी ड्राइव से डी ड्राइव में रख दिया है, तो आप डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे देखें ये एक सोर्स बना हुआ है, सही है। यहाँ से जाएंगे चेंज सोर्स में, ये दो फाइल्स हमने उठाई हैं, सही है। किसी भी वजह से आप इसकी जो है वो डेस्टिनेशन या लोकेशन चेंज करते हैं तो आप इसको चेंज सोर्स में जाके, सही है, यहाँ से ब्राउज करके जहाँ भी फाइल पड़ी हुई वहां पे ले आएंगे, तो कनेक्शन दोबारा जो है वो लाइव हो जाएगा, सही है। और एक चीज मैंने स्प्लिट कॉलम कर लिया था हमने, ट्रांसफॉर्म में ऐड कॉलम कर लिया था, ट्रांसपोज भी कर लिया था, पिवट भी कर लिया था। ऐड कॉलम में कॉलम कस्टम कॉलम पिवट किया है, किया है, पिवट नहीं किया। अच्छा जी, पिवट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए पिवट में क्या, पिवट और ट्रांसपोज एक ही तरीके से काम करते हैं। फर्क क्या है? पिवट जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज को उठाता है और ट्रांसपोज सारी वैल्यूज को उठाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये टेबल है हमारे पास, पिवट और नॉन पिवट होता है क्या है, सही है। रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी। हमने मर्ज किसको किया? मर्ज से तो हम आगे बढ़ गए, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। देखिए मर्ज का जो बेसिक आइडिया था ना वो सिर्फ थ्योरेटिकली हमें देखना था कि मर्ज कैसे हो सकता है। जैसे हमने अपेंड किया था ना, अपेंड में क्या था कि आपके कॉलम सेम होते थे, रॉज डिफरेंट होती थी, सही है। तो एक रॉ के नीचे आप दूसरी रॉ जो अपडेट हुई है, लेट्स सपोज सेल्स की हमने एग्जांपल ली थी, 2016 के नीचे 2015 की, 2015 के नीचे 2014 की सेल्स हम डाल सकते थे, या वाइस वर्सा 2015 के ऊपर 16 की, 16 के ऊपर 17 की हम सेल्स डाल सकते थे, सही है। अपेंड मर्ज में क्या होता है? मर्ज में ये होता है कि लेट्स सपोज आपके एक रियल लाइफ एग्जांपल है, हमारे दो टेबल हैं, सही है, जिनकी कार्डिनैलिटी 1:1 है। कैसे? एक टेबल है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 है और वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है ABCD, सही है। एक टेबल ये हो गया, यहाँ पे बड़ा सिंपल है, A1 2 3 4 प्रोडक्ट आईडी है, ABCD उसका नाम है। दूसरा टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 है
और उसके लिए लिखा हुआ है उसकी प्राइसेस, $1, $2, $3, $4। सही है, ये दो डिफरेंट टेबल्स हैं। अब आपने इसको जो है एक टेबल बनाना है, तो आप क्या करेंगी, प्रोडक्ट आईडी के थ्रू, जब दोनों सेम रॉज है ना, 1 2 3 4, जो सेम रॉज हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है, उनको आपस में मर्ज कर देंगी। जब आप मर्ज करेंगी तो दोनों टेबल से जो डेटा है वो आप एक टेबल में ले आएंगे, जैसे आप VLOOKUP में करते हैं। एक प्रोडक्ट का सारा डेटा एक प्रोडक्ट का सारा डेटा आ जाएगा। और हम मर्ज वही करते हैं जहाँ 1:1 की कार्डिनल 1:1 का रिलेशनशिप हो। सही है, हमने जब शुरू किया था तो हमने क्या किया था कि हम हमेशा रिलेशनशिप वो रखेंगे जो 1:many हो। सही है, यहाँ पे 1:1 की जब रिलेशनशिप आ रही होगी तो हम रिलेशनशिप बनाने के बजाय मॉडल में क्या करेंगे, अपना मर्ज कर देंगे। उसके आप वो दिखाएंगे फॉर्म क्या होगी मर्ज होने के बाद? दिखाई तो थी, मिटा भी दी। अभी तो आप आई थी, दिखाई थी मैंने ख्याल से, मैं वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मैं बता देता हूँ मर्ज होता कहाँ से। मर्ज इस तरीके से होगा कि आपके होम टैब में जाके यहाँ मर्ज क्यूरीज है, मर्ज क्यूरीज आप न्यू करेंगे। यहाँ पे आपने एक टेबल ले लिया, लेट्स सपोज सेल्स का टेबल, प्रोडक्ट की कर दिया और अपना प्रोडक्ट लुकअप में जो सेम कीज है वो कर दिया। सही है, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और वैल्यूज जो भी मैच कर रही है वो दिखा देगा। जैसे ही आप इसे ओके करेंगी ना तो क्यूरीज मर्ज हो जाएंगी, सारा का सारा डेटा जो है वो एक टेबल में आ जाएगा। इसको मर्ज कहते हैं। मर्ज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो यहाँ पे मैंने बताई भी हैं और यहाँ पे शो भी किया हुआ है। सही है, जहाँ पे मैचिंग वैल्यूज सारी होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सारी की सारी वैल्यूज उठा लेगा, तो लेफ्ट से जितना भी डेटा है वो आ सकता है। सही है, क्लियर है? अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं किस चीज पे। आपने ये बोला कि 1:1 में रखनी है हमने, इसकी जो कार्डिनैलिटी रखनी है। जब मॉडल बना रहे हो 1:1 हो, उस वक्त आप मॉडल में नहीं जाएंगे। सही है, आप मर्ज पे जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मॉडल अभी हम पढ़ेंगे, इसमें दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। सही है, अच्छा जी, हम आ जाते हैं पिवट और नॉन पिवट पे। तो पिवट और नॉन पिवट का मैं आपको, ये मैंने खोल लिया, ये रहा। पिवट जो है इसको कहते हैं कि आपकी रॉस जितनी भी हैं, ये कॉलम्स हैं और रॉस हैं, अगर हम इसको ये रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज मिकी, और तो ये अनपिवटेड डेटा हो जाएगा। सही है, और रॉस को जब हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो पिवट कहलाता है। सही है, अभी मेरे पास अगर ये वाला डेटा है तो मैं इसमें लेकर आ रहा हूं, तो मैं इसे क्या करूंगा, पहले अनपिवट करूंगा। सही है, और अगर इसको जो है वो सिंपल कॉलम में कर रहा हूँ तो पिवटिंग कहलाएगी। सही है, ये अनपिवट और पिवट हम किसी ऑप्शन तो से ये सिर्फ करेंगे? क्या रॉस ये ट्रांसपोज जो है जी, ये इसकी जो कन्वर्जन है जो रॉस इनटू कॉलम में ही है बस। जैसे ट्रांसपोज आप करती हैं ना, ये बेसिकली ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में और इसमें क्या फर्क है, ट्रांसपोज जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं उठाएगा। सही है, वो सारी की सारी वैल्यूज उठा के रॉस से कॉलम और कॉलम से रॉस कर देगा। सही है, ये पिवट जो है या नॉन पिवट आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज उठाएगा, जो क्या कहेंगे यूनिक वैल्यूज उठाएगा। सही है, ये फर्क है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये वाली चीज जो है ये पिवट करें, अनपिवट करें या इसको ट्रांसपोज करें। सही है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज यूनिक है। आप देखें 1994 से लेके ईयर्स जो है वो यूनिक है, वैल्यूज यूनिक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे पिवट करें या इसे ट्रांसपोज करें। सही है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज के ऊपर चेंज होगा इसकी? जी मैं वैल्यूज के ऊपर कोई चेंज आएगा? वैल्यूज पे तो जब आप ऐड करेंगी तो आएगा, मैं आपको दिखाता नहीं हूँ। मतलब एग्रीगेट में शो करेगा ना, तो एग्रीगेट ये वो वाला पिवट नहीं है जो आपको एक्सेल वाला नहीं है पिवट, ये सही है, डिफरेंट है। देखें, अच्छा हमने ये इसको पिवट नॉन पिवट करने की जरूरत क्या पड़ती है। सही है,
इस तरीके से हमारे पास जो है ना हम एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारे पास ईयर में तो डेटा आएगा, लेकिन यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू का हम जो है वो प्रॉपर ग्राफ नहीं बना सकते, कोई विजुअल नहीं बना सकते। तो तरीका सही कैलकुलेशन का ये है कि हमारे पास ईयर आ रहा हो कॉलम में, उसके सामने उसकी सेल्स और रेवेन्यू आ रहा है, सही है। तो इस वजह से हम पिवट और नॉन पिवट करते हैं, सिर्फ अपने डेटा को। लेट सपोज कोई आपके पास जो है वो डेटा है जो कि इस फॉर्म में है, सही है। जैसे मुझे बजट मिला, नाम के आगे मंथ लिखे हुए हैं, उस मंथ के नीचे उसका जो है वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो मैं सही कैलकुलेशन नहीं कर सकता जब तक मैं उसको ऐसी फॉर्म में ना लाऊं कि वो रीडेबल है, सही है, प्रॉपर टेबल फॉर्म में ना लाऊं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज होती है ये जो है हम इसको हेडर्स बनाएंगे। उसके लिए क्या है, अगर आपके पास हेडर नहीं बने हुए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइल टैब में होते हुए, सॉरी होम टैब में होते हुए, फर्स्ट रॉ एज हेडर्स। मेरे ख्याल से किया था हमने लास्ट टाइम, क्या सब बॉयज की क्लास सब बॉयज की क्लास में बॉयज की क्लास में किया था। चले ये तो मैं फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। अच्छा चलो कोई मसला नहीं। ये देखें, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको दो तरीके से अनपिवट कर सकता हूँ। एक तो यही रख के अनपिवट कॉलम में अनपिवट अदर कॉलम्स कर दूँ, सही है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो जिसको अनपिवट करना चाह रहा हूँ उसको सेलेक्ट करूँ शिफ्ट दबा के, सही है, पहले और आखिरी रो को शिफ्ट दबा के मैंने किया और अनपिवट कर दिया, सही। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट रॉ करना है ये मतलब अदर करके ये जरूरी है, ये करने के बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ये इस तरीके से समझें कि ये आपके रोज और कॉलम में, सही है। जो ट्रांसपोज में क्या होता था, ये यूं हो जाता था, अच्छा सही है, क्लियर है सबके। तो ये कर रहे हैं, सही है। अब हमारे पास और पिवट क्या हो जाएगा, ये वापस ऐसा है। अच्छा जी, अब हमारे पास यूनिट सेल्स को हमने जो है वो इधर लेकर आना है, पिवट करना है, रॉज में लेकर आना है। क्या करेंगे हम इसको पिवट कॉलम करेंगे। पिवट कॉलम जैसे ही हम करेंगे, हमने क्या लेना है, एट्रीब्यूट्स कौन से लेना है, एट्रीब्यूट से करना है या वैल्यूज से करना है, हमने करना है वैल्यूज के थ्रू। ये आपका एक प्रॉपर कॉलम बन गया, सही है। ईयर आ गया, यूनिट सेल। हाँ, बस आपने इस एट्रीब्यूट को ईयर कर देना है। और देखो क्या किया है इसमें, एट्रीब्यूट के थ्रू करें तो आपको ये प्लस करके दिखा देगा। आप देखिए ये सम कर रहा है ना, वैल्यूज को जो आपने सिलेक्ट किया, वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या है, दिखाता हूँ इसको मैंने अच्छा तो वो ईयर टू सम कर देगा। हाँ, करके देख लेते हैं क्या करता है, सही है। आप उसको पिवट किया आपने, एट्रीब्यूट के थ्रू कर देते हैं, सही है भाई। उसने वैल्यूज जो है ना ईयर को इस तरीके से कर दिया। ये रीडेबल नहीं है। ये तो मुझे बस समझ नहीं डिफरेंस क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस क्या हो, देखें आप सिंपल पिवट और नॉन पिवट को समझ लें। अनपिवट क्या है, यहाँ से आ जाए, सही है। अनपिवट क्या है कि आपका जो है ये इस तरीके से रॉज हैं, इधर देखें ये रॉज हैं, सही है। कॉलम में चेंज करेंगे आप सिंपल, ये इधर आ जाएगा, सही है। और आप वापस रॉज में लेके जाएंगे तो ये वापस ऊपर आ जाएगा, सही है। हमने क्या किया, हमने जो है पहले वाला, सही है, हम इसको अनपिवट भी हटा देते। हमने क्या किया, हमने इसको सेलेक्ट किया, सही है, ये चीज सेलेक्टेड है आपकी, और हमने कहा इसको अनपिवट कर दो, सही है, इसको अनपिवट अदर कॉलम्स कर दो, इसको पकड़ के इस तरीके पे ले आओ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस वैल्यू को जो है वो पिवट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज। जब आप पिवट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज तो ये आपका स्क्वायर। और एडवांस में आप जाके हम क्या कर रहे हैं, सम। आप दूसरी चीजें भी कर सकती हैं, काउंट, मीडियन, मर्ज भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम किसकी कर रहे हैं, वैल्यूज की कर रहे हैं। तो जब हम इसको सम करेंगे तो वैल्यू सारी सम होके इसके सामने आ जाएंगी, सही है। मतलब हमेशा ऑप्शन एट्रीब्यूट और वैल्यू का ही होगा। नहीं, जो आपके पास कॉलम होगा ना, सही है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको होगा। अभी सिंपल रन में ये क्या है कि अनपिवट क्या है, मैं भूल गया
क्या है अनपिवट? हॉरिजॉन्टल को बोलते हाँ जी। पिवट में हर किसी की एंट्री बार-बार आती रहेगी और पिवट के अंदर एक ही दफा उस बंदे की एंट्री हो सकता है जो हमारे पास कॉलम्स में हाँ जी, अनपिवट जो है वो कॉलम्स को आप कर रहे होंगे रॉज में कन्वर्ट, और रॉज को कॉलम में कन्वर्ट करने को पिवटिंग कहेंगे। सही है, सिंपल ये है। नहीं जैसे मुझे पिवट और अनपिवट समझ आ गया। हाँ, चलें, ग्रेट। आगे बढ़ें। अच्छा, हमने ग्रुप बाय कर लिया, तमाम चीजें कर ली, हम जल्दी से हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सही है, ताकि 4 बजे हम लोग जो है ना मॉडल स्टार्ट कर दें। किसी ने किया तो नहीं होगी, की है किसी ने असाइनमेंट? है? मजाले से किया। अच्छा, चले कोशिश करें कर लें। अच्छा जी, इंशाल्लाह सर। चले हाँ जी, अब जो है ना वीडियोस आपने इसकी बनानी है। सही है, तो कोशिश करें वीडियो इसकी बनाएं। सबसे पहला क्या है, नेम योर क्यूरीज AW। हमने 2 क्यूरीज ली हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप और प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप। सही है, और उसका हमने सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज कर दिया है, ये तो हम कर लेंगे। सही है, उसके बाद जो है हमने क्या किया है, कंफर्म द हेडर्स हैव बीन प्रोमोटेड एंड डिटेक्टेड डेटा टाइप्स आर करेक्ट। सही है, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए तरीकेकार यह है, एक मैं ले लेता हूँ, हमने प्रोडक्ट कैटेगरी तो लिया हुआ है ना ऑलरेडी। देखें, प्रोडक्ट कैटेगरी लुक, प्रोडक्ट लिया हुआ है, इन्होंने कौन प्रोडक्ट कैटेगरी का है। चले हम प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी किधर गया, ये सही है? नया डेटा लेके आओ। नहीं, वही डेटा ले रहे हैं हम, असाइनमेंट कर रहे हैं। असाइनमेंट में अगर कोई चीज़, मैंने कहा एक चीज़ पूछनी है तो आप लोग उसमें डिस्कस कर लें। ये 4 सवाल जो दिए थे लास्ट टाइम। सही है, अच्छा जी, ये आ गया, इसको हमने ओके कर दिया। ये हमारे पास, इसका हमने नाम चेंज करना था, प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप कर दिया। लुकअप माने डायमेंशनल टेबल है। सही है, और इसको कर दिया AW। ये हमारा बेसिकली असाइनमेंट का हिस्सा है। सही है, और हम क्या कर सकते हैं, इस और उन्होंने कहा था इसका रिफ्रेश ऑप्शन बंद करना है। वो किस तरीके से करना था, राइट क्लिक करके आपने इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश से उसको हटा दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो है, add a calculated column that extracts all the characters before the dash in the product SKU, और उसको बनाना है SKU टाइप। सही है, फिर अपडेट करना है उसी SKU टाइप को to return all the characters before the second dash instead of the first। सही है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट का टेबल ले लें, प्रोडक्ट SKU। सही है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट SKU टेबल आ रहा है। सही है, अब आपने एक नया कॉलम बनाना है जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए। सही, सॉरी, ये वैल्यूज आ जाए, बिफोर का है ना, ये शुरू की वैल्यूज आ जाए। किससे होगा ये, अपेंड से नहीं होगा, मर से भी नहीं होगा, वैल्यूज उठानी है। हाँ जी, तो कम हर दें, कोई मसला थोड़ी। लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, पढ़ा है सर, लास्ट क्लास में पढ़ा है। एक्सट्रैक्ट से। सही है, ये आप इसको करेंगे हाईलाइट। सही है, हाईलाइट करके अब यहाँ पे देखें, 2 चीजें थी जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करी थी कि अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाके करेंगे तो इधर ही सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने किस में करना है, एक नए कॉलम में जाके करना है। ऐड कॉलम में जाके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या करना है, टेक्स्ट बिफोर द डिलिमिटर कर देना है। डिलिमिटर क्या है, डैश साइन, और इसको आपने ओके कर दिया, और इसका ये आ गया लास्ट में। दूसरा सवाल वो क्या कह रहे हैं, दूसरा सवाल वो कह रहे हैं कि आपने इसमें एक जी जी इसमें 2 डेलीमीटर है, तो कैसे पहले वाले को रिकॉल किया है सेकंड वाले को? मैं बताता हूँ। देखें, इसमें जब आप एक्सट्रैक्ट में जाती हैं ना, ये सही है, तो इसमें ऑप्शन गिवन है लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर द डिलिमिटर, टेक्स्ट आफ्टर द डिलिमिटर, टेक्स्ट बिटवीन द डिलिमिटर। तो हमने जो है ना, ये डिलिमिटर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कोई डॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, हाइफन हो सकता है। तो हमने
बिफोर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, सही है, और बिफोर वाले ऑप्शन में हमने डिलिमिटर दिया किसको, अपना इसको डैश को, सही है, या हाइफन को। तो 2 डैश है ना, मैं तो ये पूछ तो अभी एक है, इसने कहा जो भी बिफोर जितना भी होगा, जो पहला डैश होगा ना वो उसको उठाएगा, सही है। अब आपका सवाल का जवाब जो है ना, अब ये क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इसको अपडेट करो, सही है, अपडेट द SKU टाइप टू रिटर्न ऑल द कैरेक्टर्स बिफोर द सेकंड डैश, सही है, बिफोर द सेकंड डैश। तो अब क्या करेंगे आप जो है वो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन अगर आप करेंगी ना तो वो सिर्फ ये डेटा उठाएगा, सही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये इससे पहले जितना डेटा ये उठा ले, सही है। तो अब आपका आप ये इधर आएंगे गियर साइन पे, सही है, डैश साइन लगा हुआ है, एडवांस ऑप्शन और नंबर ऑफ डिलिमिटर्स टू स्किप अभी क्या है, 0 है, नहीं अभी तो 0 लेकिन Zero. बाद में हम एक कर बाद में इसको 1 कर देंगे, बिल्कुल सही है, ये 1 हो गया। उठा लेंगे। अब आपका SKU टाइप आपको भी आपका सवाल का जवाब मिल गया, सही है। और इसकी थोड़ा सा एम कोड पढ़ना शुरू कर दें, किस तरीके से क्या कह रहा है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर प्रोडक्ट SKU डैश और ये 1 कह रहा है। तो आपको जरूरी नहीं कि इधर जाके करें, आप इधर से ही वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 0 कर दिया, 0 टाइप नहीं हुआ था, इसको 0 कर देते हैं, सही है। तो आपकी ये वापस वहीं पे आ गई, इसको 1 कर दिया तो आपका आ गया, सही है। तो थोड़ा सा आप जब इसको एम कोड देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से छेड़छाड़ के चीजें चला सकते हैं। सर ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ने मुझे इतना तंग किया था लास्ट टाइम, हाँ। वो एक ब्रैकेट जो है ना वो लास्ट वाला, वो कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा, और वो आगे बन ही नहीं रहा चार्ट। उसकी मैंने जुगाड़ बताई तो हुई है कि आप लोग चैट जीपीटी पे जाके उसे कहें कि करेक्ट द सिंटेक्स, और हमसे भी गलती होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक चीज और चले अच्छा हुआ याद आ गया, एक चीज लास्ट टाइम के, सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे। एक बार आपने प्रोडक्ट कैटेगरी में तो रिफ्रेश किया था, हाँ जी, उसका क्या पर्पस? देखें उसका पर्पस ये था कि अब मैं ये है आपका क्यूरी एडिटर, सही है। क्यूरी एडिटर को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे आके, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। जब मैं क्लोज करके पावर BI में जाता हूँ तो आप ये देख रही अपलोड होने में ये सारी चीजें हो रही हैं अपडेट, सही है। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा ये पावर क्यूरी एडिटर में जाएगा, सारी फाइल्स को दोबारा रिफ्रेश करेगा। जब मैं रिफ्रेश ऑप्शन हटा देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनको करेगा जिस पे मैंने रिफ्रेश का ऑप्शन लगाया हुआ है। तो मैं सिर्फ सेल्स का डेटा रिफ्रेश करूंगा ना, जो डेटा रिफ्रेश हो ही नहीं रहा उसको मैं बार बार रिफ्रेश क्यों करूं, सही है। सर तो उसमें हमें क्या मसला है, उस पर मसला कोई नहीं है आपको, देखें, लेकिन आपके कस्टमर को मसला होगा ना। आप मुझे बताएं, अगर आपकी वेबसाइट कुकीज नहीं ले रही और बार बार 1-1, 2-2 मिनट लगा रही है तो आप क्या उसे यूज करेंगी? तो ये वेबसाइट पे भी ऐसे लटकेगा, ऐसे ही अटकेगा ना, वो रिफ्रेश करेगा ना जाके मॉडल से, सही है। अच्छा जी, अब मिसाल आपकी, चलो इसमें टाइम बचता है तो फिर वाले आपके भी आ जाते हैं, सही है। SKU टाइप हो गया, रिप्लेस जीरोस इन द प्रोडक्ट कॉलम विद नॉट एप्लीकेबल, सही है। प्रोडक्ट स्टाइल के कॉलम में हमने ये कैसे करेंगे, रिप्लेस वाली वैल्यू से कर देंगे बिल्कुल। पहले प्रोडक्ट स्टाइल किधर है, ये रहा प्रोडक्ट स्टाइल, ये रहा, यहाँ से होगा, नहीं, यहाँ से नहीं मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये तो 0 को हटा देगा यहाँ से। अच्छा ट्रांसफॉर्म में जाके यस, किधर, ये रहा, रिप्लेस वैल्यूज, हाँ सही। अब क्या करूँ, 0 विद एन, फाइंड 0 रिप्लेस विद एन, हो जाएगा, सही है जी, सिंपल। अच्छा जी, अब डिस्काउंट प्राइस, अपडेट द डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेशन बाय टू 15% बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट प्राइस बाय 0.85। एक आपने डिस्काउंट प्राइस का कॉलम बनाना है
जिसमें जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 0.85% आपने या 85% करनी है, सही है। तो मल्टीप्लिकेशन होगा 15% से रिड्यूस करनी है, तो 85 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, या 1 माइनस वो कर दें 0.15 या 0.85 कर दें, सही है। तो अब आ गया आपका प्रोडक्ट प्राइस, सही है। अब किस तरीके से प्रोडक्ट प्राइस कर सकते हैं, ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ऐड कॉलम में जाके, सही है, और यहाँ पे कहीं हो रही है मल्टीप्लिकेशन, कॉलम करेंगे, इसमें तो सीधा कर देंगे ना, चेंज होगा। नहीं ना, हमने इसमें देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपडेट द डिस्काउंट, उसने पहले बनाया हुआ था ना, तो उसने डिस्काउंट प्राइस का जो कॉलम है ना, तो उस उसको सर अपडेट करना है ना उस कॉलम को, तो उसी में हम कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस करना है। ऑलरेडी एक कॉलम है डिस्काउंट प्राइस का, हमारे पास कोई कॉलम नहीं है ना, तो हम बनाएंगे, सही। और प्रोडक्ट प्राइस को 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। हाँ जी, तो न्यू कॉलम में भी एक तो ये तरीका है, सही है, स्टैंडर्ड, सही है, मल्टीप्लाई बाय 0.85, सही है। और इसको राउंड कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं, सही है। अच्छा, तो इस तरह वो डिस्काउंट आता है। डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, सही है, डिस्काउंटेड प्राइस, सही है। ये हो गया आपका, यस सर। चलिए हाँ, अब आ गए हम तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे क्या है, आपके पास कंफर्म द एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कलर्स क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम्स क्या है, एनुअल कस्टमर इनकम क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर नंबर क्या है, सही है। तो एक मैं बता देता हूँ, आपने सिंपली जो है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट, सही है। यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस जो यूज होंगे आपके, वो यहाँ स्टैटिस्टिक्स वाले होंगे, सही है। और प्रोडक्ट कॉस्ट किधर गई, ये गई, आपने ट्रांसफॉर्म में गए, स्टैटिस्टिक्स में गए, एवरेज बोला था ना, एवरेज दबा दिया, ये आ गया 413.66, 413.66, सही है। इसको आप वापस ले जाएंगे, इस तरीके से आपने हर वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के लिए रिकॉर्ड इसका करनी है। नया कॉलम सर, है मेरी बात इसमें नया जैसे कॉलम ये नहीं हम है। असाइन करेंगे कैसे, लाइक हम उसको इस तरह कर ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, हाँ जी, वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा अपनी वॉइस डालना शुरू करें आप लोग, ताकि इंगेजिंग तो लगे, सर जो भी असाइनमेंट बनाते हैं ऐसे ही बना देते हैं, हैं। ऐसे ही बना देते तो आवाज ही नहीं डालते। आवाज डालें ना थोड़ा सा, सही है। तो अच्छा जी, हाँ जी, नहीं अच्छा रहेगा ना, थोड़ा इंगेजिंग होगा तो आप लोगों को फायदा होगा ना, आपका पेज ग्रो करेगा। अच्छा जी, ये सारी चीजें इसी तरीके से हैं, डिस्टिंक्ट कलर्स, डिस्टिंक्ट, ये सारे ऑप्शन जो है ना स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेंगे, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मेक द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस टू द AW कस्टमर लुकअप क्यूरी। सबसे पहले क्या करना है, हमने निकालना है ऐड अ न्यू कैलकुलेटर कॉलम फॉर द बर्थ ईयर बेस्ड ऑन बर्थ डेट। बर्थ ईयर किस में होगा, कस्टमर में था ना, कस्टमर में होगा बर्थ ईयर। न्यू में गए, कस्टमर में गए, अच्छा जी, कस्टमर्स में गए, और कस्टमर्स में जाने के बाद इस टेबल को हमने उठा लिया। लेकिन इसमें कितना ये स्लो आ रहा है, इसमें तो फिर होगा ना स्लो। चल गया आपका, खुल गया, चलो मुबारक। कितने बजे? सर 4 बजे देखें सर। सही है ना, अच्छी इतना है। मतलब इंसानियत इसके अंदर है। टूट के बैठी है। वो पता है ना, आप 10 मिनट जाएंगी सिस्टम नहीं, वो 10 मिनट पहले आई थी ना, इस वजह से जल्दी खुल गया। हाँ, तो अच्छा जी, यहाँ जाते हैं कस्टमर्स पे, एडवेंचर्स कस्टमर्स लुकअप पे, ये आ गया। लुकअप कर दिया हमने। लुकअप का आइडिया हमको इस वजह से कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गई, कौन सा डायमेंशनल टेबल है, कौन सा फैक्ट टेबल है, सही। अब इन्होंने क्या कहा है कि बर्थ ईयर को, ईयर उसका सेपरेट आउट कर दे। बर्थ ईयर कहीं आ रहा है, ये मैंने ऐसे ही सो कर लिया, ईयर ऑफ बर्थ है, सही है। तो ये बर्थ ईयर में आके, सही है, आप जो है ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे, सही है। डेट में जाके
ईयर ईयर कर देंगे, सही है, ये आपका ईयर आ गया, सही अच्छा है। ये तो सर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट डेट से किया है ना? जी जी, देखिए एक्सट्रैक्ट जो है ना वो उसका है, क्या कहते हैं, बेसिकली आपका टेक्स्ट बेसिस पर है। अगर आप डेट निकाल रही हैं ना तो डेट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेट को आप इस तरीके से करेंगे, ऐड कॉलम में आके डेट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डे टाइम डे ये सब चीजें इससे हो जाएंगी ना। हाँ जी। डे टाइम डे और सारी की सारी स्टार्ट ऑफ द वीक और तमाम चीजें इससे हो जाएंगी। बर्थडे लिख दिया मैंने, चलो सॉरी, सही है। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से बर्थ ईयर, सही है, ये आपका बर्थ ईयर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आखिरी पे, अपना आखिरी बल्कि वो वाली चीज़ नहीं करी ना, इसमें एक और ऑप्शन उन्होंने कहा है कि जो हमने नहीं किया था, हमें कंडीशनल कॉलम बनाना है। अगर एनुअल इनकम ग्रेटर देन सॉरी लेस देन या इक्वल टू 1.5 लाख हो तो वो वेरी हाई है, सही है, या सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 लाख हो तो वेरी हाई है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो तो हाई है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है तो एवरेज है। सर ऐसा हो सकता है, सकते हैं ना, हाँ जी, इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन ही लगा रहे हैं। सर ऐसा हो सकता है कि हम ये कंडीशंस जो हैं, ये जो भी इन्होंने कंडीशन दिए हैं, या हम वो चेक को देके उनसे डेक्स मांग लें इसका। डेक्स डेक्स भी लग सकता है सर, बिल्कुल डेक्स लग सकता है, वो चेक से कर सकते हैं, डेक्स हम कर सकते हैं, चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, और डेक्स का जो है ना इफ की स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर आप इसको देखेंगे ना कंडीशनल कॉलम को, तो वहीं से आपको इफ की स्टेटमेंट भी दिख जाएगी। चलें जी, कस्टमर कॉलम में इसकी कंडीशनल फॉर्मेट डालेंगे ना। कंडीशनल कॉलम डालेंगे, सही है। कंडीशनल कॉलम्स कहाँ पे, ऐड कॉलम में जाके ये वाला, ये रहा, सही है, ये आ गया। अब कंडीशनल कॉलम में हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, पूरा बना के हमें दिया हुआ है, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, हाँ, कॉलम नेम आपका एनुअल इनकम आ गया, इक्वल टू, सही है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही है। ये वैसे जो कॉलेज वाले हजरात हैं, यूनिवर्सिटी वाले, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन थी, कौन सी साइन थी है, जिस तरफ चोंच होती है वो लेस देन होती है ना, जहाँ पे होता है वो ग्रेटर देन होता है, जहाँ पे मुंह होता है वही चीज है, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल टू ना, सही कह रहा हूँ, सही है। अब अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू सबसे पहले क्या था, सही है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वेरी हाई। एड क्लॉज, if annual income is greater than or equal to 100,000, सही है, तो ये हाई है, और अगर इससे कम है तो लो है, हाँ, is greater than or equal to 50,000, so लो, ये लो हो गए, एवरेज थी, एवरेज, ऑल अदर्स आर लो, सही है। इसको हमने कर दिया ओके, हमारे पास एक एवरेज, लो, हाई, एक कंडीशनल कॉलम आ गया। हाई पे देख लेते हैं, हाई की वैल्यू क्या है, सही है, एनुअल इनकम, सही है। अच्छा जी, अब क्या होगी, ये कंडीशनल कॉलम हमने देख लिया। अब अगर आप इसका एम कोड देखें ना, तो एम कोड इसका बिल्कुल ऐसे ही आप डेक्स में भी यही यूज कर सकती हैं, सही है। डेक्स का लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, इफ लगा के आप स्टार्ट करेंगी, पहले आप उधर, पहले ये चीज आती है, पहले कंडीशन आती है, फिर कॉमा डाल के ये वाली चीज आती है, और हमने किया भी था उसमें एक, मेरे ख्याल से पुरानी क्लास में, सही है। लेकिन ये ज्यादा आसान है ना सर? ये आसान, बिल्कुल आसान, झंझट में क्यों पड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, सही है, इजी है, वो चीजें
डालो होगा। ये हो जाएंगे। सर एक चीज आपसे ये कहनी थी, आप जो हमें वॉइस की वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, हाँ। उसके साथ साथ अगर हमारी भी भेजते हैं दोनों यस साथ सब तो वॉइस दोनों ही की तो अलग भेजी। होती है। वॉइस की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो थोड़ी बहुत तो डिफरेंट होगी, चीजें मैं आप दोनों को सेम पढ़ा रहा हूँ। नहीं जैसे वॉइस में आप आगे मैं बॉयज में आ गई हूँ तो आपके साथ आज बराबर आ गया ना, जो मैं वाले तो रिवाइज कर पाएगा। चले मैं कर देता हूँ, मैं बॉयज की भी भेज दूंगा, सही है, लेकिन मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। गर्ल्स की तो भेज रहा हूँ ना। नहीं आप वॉइस आप की वॉइस भेज की भेज रहे हैं। अच्छा जी तो उनको नाम गर्ल्स की भेज दो। ऐसा हो सकता है। वैसे मैं दोनों को जो है दोनों ही भेज रहा होता हूँ, मैं सही कह रही, मैं चेक करके भेज दूंगा, सही है। सर लास्ट क्लास की और इस क्लास की हाँ। दोनों आप गर्ल्स की भेज दीजिए। अच्छा चले मैं भेज दूंगा, सही है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं उसको अनलिस्ट से हटा दूंगा ताकि आप लोगों को उसमें से जाके देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वो ज़्यादा आसान रहेगा, सही है। अच्छा जी, ये आ गया आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा क्लोज, सही है। एक्सरसाइज हो गई, ये तमाम चीज़ें हो गई। मर्ज क्यूरीज को प्रैक्टिस करें, सॉरी पावर क्यूरी को प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेल वाले हैं और जो पावर बीआई वाले हैं, इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि हर जगह ये यूटिलाइज होता है। सर जो उसमें NAR साउंड नॉट एप्लीकेबल है ना, तो ये जो है कि जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे फर्स्ट टाइम हम ChatGPT पे करते हैं तो ये लिख तो लेगा, मैं डेटा को लेगा NA वाले चैट जीपीटी पे इंटरप्रिटेशन करते हैं, हाँ उसको एनए लेगा। मतलब मैं समझा नहीं, आप चैट जीपीटी से करवाना क्या चाह रही हैं? अच्छा इसमें मुझे बताइए कि इसमें भी तो ऑप्शन होता है ना इंटरप्रिटेशन का पावर बीआई में, पावर बीआई में इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन, एनालिसिस का एनालिसिस का आई डोंट नो, देख लेते हैं किस तरीके देखा से। था किसी वीडियो में। अच्छा देख लेते हैं, सही है। विजुअल का उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स का होता है, लेकिन वहाँ खुद ही क्वेश्चन एंड आंसर डालते हैं। मैंने कहीं एनालिसिस का भी देखा था। वैसे तो देखें इसके अंदर कोपायलट इंटीग्रेट हो गया है, सही है। आप पूछेंगी तो आपको बता देगा, लेकिन अब जैसे मेरे अंदर कोपायलट नहीं है ना, कोपायलट का पता है ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है, हाँ तो इसके अंदर अब इंटीग्रेट हो गया है। अब मेरे वाले में इसकी इंटीग्रेशन नया वर्जन है, सही, लेकिन उसके बावजूद इसमें इंटीग्रेशन नहीं हुई भी मेरे उसमें, सही है, उन्होंने बंद की हुई है ऑफिस वालों ने। चलें एक छोटा सा क्विज क्या है, एक इंटरैक्टिव सेशन कर लेते हैं 5 मिनट में। पावर क्यूरी एडिटर क्या है? जहाँ पे हम अपनी क्वेरी को एडिट करके ट्रांसफॉर्म करें। बिल्कुल सही है, क्यूरी को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, एडिट कर रहा था। आपने क्या कहा? हाँ क्लीन द डेटा, बिल्कुल सही है। हाउ डू यू एक्सेस द पावर क्यूरी एडिटर इन पावर बीआई? ट्रांसफॉर्म डेटा से। अप्लाइड स्टेप सेक्शन पावर क्यूरी एडिटर में क्या करता है? बता रहा हूँ कि आपने जो स्टेप्स अप्लाई किए हैं वो आप सही है। अच्छा क्लोज एंड अप्लाई, कि जो आपने एडिटिंग किया है वो अप्लाई होके हाउ कैन यू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ कॉलम इन पावर क्यूरी एडिटर? Remove duplicate. How does the split column feature do? What does the split column feature do in Power Query Editor? एक कॉलम की अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज उनको अलग कर देता है, फॉर एग्जांपल कभी हमें सिर्फ स्टार्टिंग की चाहिए या उसकी चाहिए, Delimiter लगा, सही है। अच्छा जी, और क्या है? How can you change the data type of a column in Power Query Editor? जहाँ पे हेडर में उसका नेम आ रहा होता है, ऑर्डर में वो आ रहा होता है, डब्बा छोटा सा। हाँ जी, ये रहा, ये आपका आ गया, किधर गया? ये ड्रॉप डाउन जो आ रहा है, ये रहा ना डेटा टाइप, ये रहा। सर हम डायरेक्ट 520 तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? प्रॉफिट के आगे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, वो प्रॉफिट पे जो एबीसी लिखा हुआ आ रहा है, एबीसी पे दबाएं। ये कर दिया, हाँ यहाँ से भी कर लें, सही है। राइट क्लिक करके, सही है, चेंज टाइप पे भी हो सकता है, सही है। ये 3 ऑप्शन आ गए आपके पास। अच्छा जी, और ये ला, व्हाट इज द मर्ज क्यूरीज, अपेंड क्यूरीज? सर अपेंड में हम ऐड करते हैं, एडिशन पैंट करते हैं। मर्ज में यूनिक जोड़ते तो दोनों में ही है। कॉलम और मर्ज में यूनिक वैल्यूज होती हैं, अपेंड में सारी वैल्यूज होती हैं। मर्ज में कॉलम सेम होते हैं, रॉज डिफरेंट होते हैं, सही है। और मर्ज हम जब करेंगे जब वैल्यू 1:1, सही है। और अपेंड में कॉलम सेम होंगे, रॉज डिफरेंट। अच्छा ग्रुप बाय क्या करता है? अभी तो किया है।
हाँ अभी किया हाँ सही है, चल ये वैल्यू को कंबाइन करके रिक्वेस्ट, हाँ जी वैल्यू कंबाइन करके रिक्वेस्ट हम करके लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ग्रेट। तो कैन यू अंडू अ ट्रांसफॉर्मेशन, अंडू कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? अच्छा इसमें कंट्रोल नहीं होता है। इसमें कंट्रोल से नहीं होता, आपने कैसे कर लिया जब होता नहीं है? मैंने कंट्रोल जी के अच्छा मैंने उसमें देखें, क्या होगा डैशबोर्ड डैशबोर्ड में होता है जी जी मिस, इसको कैंसिल करेंगे। इसको कैंसिल कर देंगे, सही है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई में, सेल लुकअप डायरेक्टरीज। अच्छा जी, ठीक, हम ले लेते हैं डेटा। अब देखें डेटा ना सिर्फ प्रोडक्ट लुकअप का हो रहा है और कस्टमर्स का हो रहा है, बाकी सब रुका है, सेल्स भी रुका हुआ है, सेल्स पे भी हमने रिफ्रेश कर डाल दिया। अच्छा जी, एक्सेल पे हम कर लेते हैं, टेरिटरीज को कर लेते हैं अभी, और यहाँ कहीं पानी मिलेगा? पानी बिल्कुल है, ये इस तरफ है। यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ सर आप 2 सेकंड के लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब तक चीजें मैं स्ट्रेट लाइन पे लेफ्ट अच्छा जी ये हो गया एक्सेल और returns हो गया। किसी कंप्यूटर में बैठ के किसी का बैठी और ऑन होने का द्वारा हाँ हाँ, ये भी है कि दूसरे पे ट्राई करके देख लें, हो सकता है दूसरे चल जाए। इसकी देखें, प्रैक्टिस करेंगे ना, मेरा अपना जो माइंड है ना वो ये है कि आप एक्सेल और पावर भी है, ये अगर मैं सोच रहा था मैं एक छोटी सी स्लाइड बना के लाऊं, नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा कि आप इस फॉरम को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ। सही है, तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो आराम से आप लोग कर लेकिन ये सकते हैं। तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो हर चीज चाहिए, हर चीज प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के बगैर तो जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिस तो चाहिए आपको। सही है, प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप चैनल बना लें, कोई चैनल पे बना के डालते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम मॉडल्स पे आ गए। चैनल तो बना लेंगे। हाँ जी, चैनल तो बना लेंगे तो कंसिस्टेंसी भी चाहिए। कंसिस्टेंसी तो हर चीज में चाहिए ना। मैंने शायद बॉयज की क्लास में बताया था, आप लोगों को बताया नहीं बताया कि वो 20, 100 और 10,000 आवर्स, ये वाला आइडिया है, कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बताया? तो बस देखें, कोई भी चीज सीखने के लिए ना, मतलब अगर किसी को, आप लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए भी है कि टेड टॉक सुना करें। टेड टॉक का किसी को आइडिया है? हाँ, तो टेड टॉक, टेड, हाँ, तो उसमें ही है वो, डिफरेंट टेड टॉक्स का है ये, 3 डिफरेंट के 20 आवर्स आपको चाहिए कोई भी चीज सीखने के लिए। सही है, 100 आवर्स चाहिए आपको टॉप 3 में आने के लिए, और 100 आवर्स क्या होते हैं? 18 मिनट पर डे फॉर द होल ईयर, बस। सही है, अगर आप 18 मिनट लगाते हैं पूरे साल रोज, तो आप टॉप 3 में आ जाएंगे किसी भी कैटेगरी में। और किसी भी कैटेगरी में चैंपियन होने के लिए वो आपको चाहिए 10,000 आवर्स, जो कि तकरीबन 5 से 10 साल बनते हैं। लेकिन टॉप 3 में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 18 मिनट पर डे फॉर 365 डेज चाहिए। 18 मिनट तो दे सकते हैं, 365 भी कहना है। हाँ 365, 18 मिनट तो है। हाँ ऐसा ही एक है। घंटा ब्रेक के बाद मेहनत होती है, 30 मिनट के पीछे ऑब्वियसली आपकी पूरी वर्किंग होती है। आप करेंगी ना, देखिए जब आप वो, दैट्स नॉट ह्यूमन चाहिए। और एक वही टेड टॉक की एक और चीज ना कि आपने कोई भी काम शुरू करने के लिए तो 2 मिनट चाहिए होते हैं, फिर आप 2 मिनट के लिए बैठ गए ना, फिर आप उसमें लग जाते हैं। सही है। अच्छा जी, हम पढ़ाई समझ में नहीं आता क्या क्या करना। एक चीज, कम चीजें करें, एक चीज करें सर और लैंग्वेज सीखने के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा? हाँ जी, लैंग्वेज सीखने के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा? लैंग्वेज तो प्रैक्टिस बिल्कुल, पर डे? हाँ हर चीज के लिए देखें, लैंग्वेज हो चाहे कुछ हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, सही है, तो आपको कभी भी नहीं आएगी। तो आपको लैंग्वेज स्कूल, मतलब आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आप एक चीज को पकड़ के उसमें कंसिस्टेंट रहें, दैट इज इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज के लिए आप डुओलिंगो कर लें, डुओलिंगो आपकी बेहतरीन है।
लेकिन सर किसी का सर बिजनेस सब पे है प्रीमियम है, सब चाहे ये में गोलिंगो या इंडियन तो सब पे प्रीमियम पता है यहाँ पे ना नहीं प्रीमियम पहले, हाँ जी, बिजनेस माइंड में बताइए आप क्या मैं ये कहती है कोई बिजनेस माइंड है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो वो तो एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको मार्केट एनालिसिस चाहिए, बिजनेस एनालिसिस चाहिए। आपको आप एंटरप्रेन्योर इज समथिंग एल्स, सोलोप्रेन्योर इज समथिंग एल्स। एक बंदा जो सारे काम कर रहा है ना, वो सोलोप्रेन्योर लेकिन होगा। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फर्स्ट मतलब अकेला ही एंटरप्रेन्योर होता ही है कि वो अकेला काम स्टार्ट कर रहा है, अकेला स्टार्टअप में जा रहे हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? मुझे आप बताएं, आप अकेले जो है आप एक Business आइडिया idea लेके जा रहे हैं। लेकिन हम किसी से काम करवा रहे हैं, लेकिन हमें वो हाँ, तो काम क्या? ऑलरेडी आना चाहिए। आना अगर चाहिए। आप खुद कर रहे हैं, जैसे मैं जो हूँ एंटरप्रेन्योर, हाँ तो जी। मैं अगर किसी से और से काम करवा रही हूँ तो मेरा सबसे पहला टास्क होता है कि मुझे उस काम के बारे में नॉलेज हो। अब बेसिक नॉलेज हो सकती है ना, बेसिक नॉलेज तो देखें, मुझे भी सारी चीज़ होगी, लेकिन मैं एक चीज़ में होऊंगा जिसमें बेहतरीन होगा। जैसे आप अगर एंटरप्रेन्योर है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपकी इंपॉर्टेंट है। उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आप कर सकते हैं, देखना है। सही है, चलें वापस आ जाते हैं। सही है, अच्छा जी। बाकी आप लोगों के लिए तो इसका गोल्डन टाइम है, ये शार्क टैंक स्टार्ट हुआ हुआ है। शार्क टैंक कहलाता है ना? जी शार्क टैंक सर एफबीआर आ गया उसमें। वो आता रहता है, जाता रहता है, कोई मसला नहीं है। शार्क टैंक इसमें वो फंडिंग मिलेगी हाँ। आगे शेयर करने में। तो पाकिस्तानी अवाम भी तो ऐसी है ना, वो एक को फंडिंग मिली, उसने फॉर्च्यूनर खरीद ली। तो ये वाली चीज भी तो है ना, तो एफबीआर ने कहा कि हम क्यों नहीं कमाएं। सर लेकिन आपको मैं बताऊं सर, जितनी नॉलेज और जितना यहाँ पे मतलब एजुकेशन है ना, स्टैंडर्ड, अगर सही से पढ़ने वाला बंदा हो, बाहर मुल्कों में नहीं है। एक चीज और मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, यंग के लिए खास तौर पे, मैकेंजी का कोर्स आता है 6 मंथ्स का। सही है, मैकेंजी का, उसमें एनरोल हो। मेरे ख्याल से वो 6 महीने का कोर्स जो है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन पे मुझे बात याद आ गई कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें। आप समझ लो, आपने 6 महीने का कोर्स लग के कर लिया ना, तो आपका एटलीस्ट MBA हो गया, और वो बहुत अच्छा, बहुत, मैं ये कहता हूँ कि वो जी ऑनलाइन, लेकिन उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, और कंटिन्यूस उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। क्या है, स्पेलिंग क्या है? मैकेंजी है MCKENZI करके कर लें, मेरे ख्याल से आगे पीछे ये कंपनी जो आपकी बात कर रहे हैं। MC है, मैकेंजी करके प्रोग्राम आता है, 5 से 6 मंथ्स का, हर साल आता है। अच्छा जी, डेटा मॉडल पे आ जाते हैं। दूसरा कोर्सेरा है। कोर्सेरा में आप लोग कोर्सेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। क्यों? समझ से बाहर होता है, बहुत लंबी करते हैं, मतलब थ्योरी। देखें, थ्योरी थ्योरी तो लंबी होगी। डिपेंड करता है कोर्स पे। हाँ, ये भी बात सही है, एग्रीड आप। लेकिन कोर्सेरा मैंने SEO किया, मुझे तो अच्छा लगा था। मैंने खुद किया एक डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स हाँ, अच्छा कोर्स है वो। सर्टिफिकेट भी मिल गया। हाँ, उसमें आप ये बताते हैं कि बस पैसे नहीं है देने को, तो फिर वो आपको फाइनेंशियल रेट पे करते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो डेटा मॉडलिंग इन पावर BI इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर डेटा टू एस्टैब्लिश मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स। अब ये क्या कह रहा है, कोई बताएगा? डेटा को सर मॉडिफाइड करना, डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट रिलेशन के दरमियान एक ऐसी रिलेशन, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करना। सही है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हम मॉडलिंग, मतलब हमें ये जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द डेटा क्या है सर, वही चीज है ना जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको, मशीन को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ एक टेबल, सही, डेटा की बेस। अभी मेरे पास 4-5 टेबल्स आ गए ना। अभी हम देखें, डेटा हमारे पास हमेशा याद रखें, डेटा ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मलाइज्ड हो। नॉर्मलाइज्ड डेटा का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक एंटिटी। सही है, एक चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन रिपीट ना हो, रिडंडेंट ना हो, डेटा इंटीग्रिटी जो आपकी वो हट ना हो। सही है। सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम अपने जो वैल्यूज देखें, अगर मैं इसको खोल लेता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट कस्टमर खोल लेता हूँ, तो प्रोडक्ट कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। सही है, थोड़ा देर लगा रहा है खुलने में। प्रोडक्ट सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? कस्टमर से रिलेटेड है। सही है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोई चीज़ नहीं आ रही।
तो आपको जब भी कस्टमर के बारे में मालूमात करनी है तो आप कस्टमर का डेटा उठा लेंगे, सही है। तो डेटा नॉर्मलाइज होना चाहिए, नॉर्मलाइज मतलब स्पेसिफिक पर्पज और स्पेसिफिक उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन, सही है। इस वजह से हम डेटा मॉडलिंग की तरफ जाते हैं कि हम डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म में, जिसमें एक टेबल में उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उससे हटके इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सही है। अब डेटा मॉडल्स में हम लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डेटा मॉडल है जहाँ पे डिफरेंट टेबल्स मौजूद हैं, सही है। ये एक मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट लुकअप है, सेल्स है, रिटर्न्स है, टेरिटरी मैंने डाला है नहीं डाला, टेरिटरी की है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम लिया मैंने और उसमें मैंने जो है अपना सेल्स टेरिटरी की ली, सही है, और सेल्स में आके ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी, सही है। सेल्स कैटेगरी डोंट समराइज कर देते हैं इसको। अब आपको इसमें कोई एरर दिख रहा है, कोई चीज ऐसी जो अनयूजुअल हो इस टेबल में, इसको मैं फर्दर बड़ा कर देता हूँ। सेम वैल्यूज है, सही है। क्यों नहीं, रुक जाए, देखें एक मैंने उठाया है, सही है, रिलेशनशिप एक मैंने उठाया है सेल्स के टेबल से डेटा, और एक मैंने उठाया है कहाँ से, टेरिटरीज के टेबल से, सही है। एक है मेरे पास फैक्ट टेबल, एक है मेरे पास डायमेंशनल टेबल, लेकिन इनके दरमियान मैंने कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं करी है, सही है। तो अब जब तक मैं रिलेशनशिप डेवलप नहीं करूंगा ये वैल्यूज जो है वो इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्ड करेंगी, सही है। उसने एक वैल्यूज उठा दी, टोटल दिखा दिया, इस टेबल का टोटल दिखा दिया, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 84174, सही है, और टेरिटरीज के आगे भी ये वैल्यूज दिखा दी, सही है। अब जब तक मैं एक फॉरेन की और यूनिक की का हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सही है, सब आपको याद है, सबको याद है, सही है। यूनिक की क्या होती थी, जो कि आपके डायमेंशनल टेबल में होती थी, सही है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते थे फॉरेन की के थ्रू कि ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं जाता हूँ मैनेज रिलेशनशिप में, एक नई रिलेशनशिप करता हूँ बिटवीन द सेल्स टेबल और टेरिटरी। टेरिटरी किसी को दिख रही है, ये रही, सही है। सेल्स टेबल में आपका टेरिटरी की कहीं है, ये रही, और यहाँ कहीं है, ये तो मैनेज टू वन, सही है। टेरिटरी की होनी चाहिए ना। चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होगा। अब आपकी रिलेशनशिप बन गई, सही है। तो डेटा मॉडल किसको कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टेबल्स जो है आपस में एक की के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं, सही है। तो दिस इज व्हाट डेटा मॉडल इज, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ योर डेटा, सही है, टू एस्टैब्लिश अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स, सही है। स्ट्रक्चरिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये दो आपके कीवर्ड हैं, सही है, डेफिनेशन के, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सही है, टू एस्टैब्लिश अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स, सही है। ये चार कीवर्ड्स हैं जो कि डेटा मॉडल को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग, रिलेशनशिप्स, डेटा सेट एंड ऑब्वियसली मीनिंगफुल। यहाँ तक क्लियर है डेटा मॉडल क्या होता है। सर उसमें जाइए जरा दूसरा मॉडलिंग का, जिसमें आपने रिलेशनशिप हो गए, हाँ जी, ये नहीं दूसरा, सेल्स, ये सही है। अच्छा ये उसकी रिलेशनशिप की वो नहीं बताता, लाइक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे बताए, स्ट्रेंथ मैं समझा भी नहीं। देखें, ये देखें, कार्डिनैलिटी बताता है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी होती है कि हाउ मैनी इंस्टेंसेस आर द वैल्यूज बीइंग रिपीटेड इन अ कॉलम, कितनी दफा वैल्यूज एक सर्टेन कॉलम में रिपीट हो रही है, सही है, इसको कार्डिनैलिटी कहते हैं, सही है।
जहाँ पे फॉरेन की आएगी वहां पे मल्टीपल वैल्यूज आपकी कॉलम में रिपीट हो रही होंगी, जहाँ पे यूनिक वैल्यूज आएंगी आपकी कौन सी वैल्यू होती है, यूनिक को हम एक और चीज कहते थे प्राइमरी, प्राइमरी की जहाँ पे आएगी वहां पे आपकी वैल्यू सिंगल टाइम रिपीट हो रही होंगी। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होती है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन होती है कि डेटा का फ्लो कैसा है, डेटा का फ्लो हमेशा लुकअप से आपके फैक्ट टेबल की तरफ जाता है, सही है। तो आपका ये दो चीजें बताती हैं, और रिलेशनशिप एक्टिव है कि नहीं है ये चीज बताती है, सही है। ये तीन चीजें आपको एक रिलेशनशिप सर डिफाइन। आप बताएं, अगर तो हम लोग दोनों की वो चेंज कर देते हैं, पहले सेल्स लेते हैं और पहले एडवेंचर वर्क्स टेरिटरीज लेते हैं फिर सेल्स लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप ऐसा कर मसला लें। नहीं है ना? हाँ बस सही है। सही है, कोई मसला नहीं, वो मैनी इज टू वन इज टू मैनी हो जाता, सही है। लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशनल और फैक्ट टेबल यही बनती कि यहाँ पे डायमेंशनल टेबल जो होता वो 1 शो हो रहा होता और यहाँ पे स्टेरिक साइन शो हो रहा होता मैनी का, सही है। और डेटा हमेशा फ्लो कहाँ से करता है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, मतलब फ्रॉम द लुकअप टेबल टूवर्ड्स द फैक्ट टेबल, सही है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, दूसरी आ जाती है स्कीमा। स्कीमा इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड और ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, इंक्लूड्स टेबल, कॉलम, डेटाबेसेस, relationships and rules that determine how data is stored, retrieved and managed in a database। सही है। स्कीमा क्या है, जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स आ गए, मल्टीपल टेबल्स को आपने कनेक्ट कर दिया तो आपके पास एक कंप्लीट जो है वो ब्लूप्रिंट आ गया, और स्कीमा उसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा किस किस्म के होते थे, 2 किस्म के होते थे, कि स्टार स्कीमा और एक स्नोफ्लेक स्कीमा। ये 2 स्कीमा हमने जो है वो पढ़े। स्टार स्कीमा क्या होता था, फैक्ट टेबल जो है चारों तरफ जो है वो सराउंड होता था डायमेंशनल टेबल से, और स्नोफ्लेक क्या होता था कि डायमेंशनल टेबल्स के में अंदर भी जो है वो आपकी कनेक्शन होती थी, मतलब फैक्ट टेबल होता था, फिर डायमेंशनल टेबल होता था, वो फर्दर ब्रांच आउट होता था दूसरे डायमेंशनल टेबल्स में, सही है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो स्नोफ्लेक स्कीमा इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। क्लियर है। स्कीमास क्या होते हैं, स्कीमास इज सिंपली द ब्लूप्रिंट, सही है, ऑफ योर एंटायर डेटाबेस, सही है, या एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। इसमें कीवर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, सही है। इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेसेस, बल्कि ये नहीं होगा, सॉरी, ये होगा ना आपका स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड। बस ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। अगर आपको कोई पूछे स्कीमा क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, सही है। और उसका क्या था, डेटा मॉडल का क्या था, इट इज द, बताइए, रिलेशनशिप, हाँ, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, सही है। इट इज द मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, बस, सही है। स्कीमास हो गया, डेटा मॉडल हो गया। स्टार स्कीमा हमने पढ़ लिया था। स्टार स्कीमा इज अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, सही है, दैट इन फैक्ट्स एंड टेबल्स, सही है। द फैक्ट टेबल कंटेन्स वही डेफिनेशन दोबारा रिपीट हो रही है, क्वांटिटेटिव डेटा, while the dimensional table hold descriptive information, सही है। The structure resembles a star where the fact table is at the center and the dimensional tables are around it, सही है। fact table कौन से होते हैं, metrics like sales, profit etc with foreign keys linking to the dimensional table, सही है। और dimensional tables क्या होता है, stored descriptive data related to the facts। अच्छा जी, ये हो गया। स्नोफ्लेक स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं। When to use each, ये ज़रूरी नहीं है। जब आपके पास, वैसे तो बता रहे हैं कि जब आपका सिंपल जो है वो क्यूरी हो, सही है, तो आप स्टार स्कीमा यूज़ करें, और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस हो तो वो स्नोफ्लेक करें। ये डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस कैसा है। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी है पे प्रोडक्ट है, सही है, तो आप इन तीनों के दरमियान एक स्नोफ्लेक स्कीमा बन जाता है, 3 डायमेंशनल टेबल्स के दरमियान, सही है। अभी हम बनाएंगे तो देखेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ये है इंपॉर्टेंट चीज जो आप कह रही थी ना कि हमें जरूरत क्या है डेटा मॉडल बनाने की, सही है। तो इस वजह से हमें जरूरत है कि वी आर वांट आवर डेटा टू बी नॉर्मलाइज्ड, सही है। जितना नॉर्मलाइज्ड डेटा होगा, जितना टेबल स्पेसिफिक होगा, जितनी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होगी, सही है, उतना अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना रिट्रीवल आसान होगा। अभी हम देखेंगे, जब फिल्टर्स देखेंगे किस किस तरीके की गलतियां हो सकती हैं, सही है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इट रिमूव डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन,
Imagine you have a table that stores information about customers and orders. सही है? Customer order can, if you store the customer's name, address and order details all in one table, you might have to repeat the same customer information for every order. सही है? Normalization helps you to split this into separate database like for customers and for orders. ये आइडिया समझ में आ गया? अगर लेट सपोज आपने एक ही टेबल बनाया हुआ है कस्टमर का, तो जब भी आप कस्टमर का ऑर्डर क्वांटिटी डालेंगे तो उस कस्टमर की सारी चीजें उसमें आपने पंच इन करनी होंगी, उसका नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर। तो आप ऐसा क्यों ना करें कि आप एक टेबल बना के रख लें जिसमें कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन हो और सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी आप डालें, और दोनों को जब आप ऑर्डर क्वांटिटी और कस्टमर आईडी डालें तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की भी आ जाए। सही है? इस वजह से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि डेटा रिडंडेंसी ना हो। सही है? हम सर एचआर और पेरोल के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं कि अगर हम स्टाफ का नाम डालें तो उसकी पूरी डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ आ जाए। बिल्कुल आ सकती है। सही है? आपका कस्टमर जो है ना, लेट सपोज आपका कस्टमर का वहाँ पे आप क्या करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी डिपार्टमेंट आईडी है उसकी, सही है, और उसका जो है एम्प्लॉय आईडी क्या है। तो एम्प्लॉय आईडी जब आप डालेंगी तो उसका तमाम डिटेल और उसका डिपार्टमेंट तमाम वैल्यूज आ सकती है। तो इस किस्म का आप बना सकते हैं। बिल्कुल। जब तक ये लोग आप पढ़ लें, इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, जब तक मैं भी जरा पानी थोड़ा सा। उसी का भी बात हो, भी बात होगी ना, क्रिएट रिलेशनशिप। चलें जी, ये पढ़ लिया सबने। ये हम रिलेशनशिप में जो करते आ रहे हैं वही है कि आप जो है एक आइडेंटिकल आईडीज के थ्रू जो है वो डेटा लिंक कर रहे होते हैं। सही है? ये उसी का पार्ट है। By separating information into different tables, updating any detail is easy. You only have to update it in one place. सही है? और जहाँ पे भी आप अपडेट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सही। वैसे तो डेटाबेसेस के नॉर्मलाइजेशन के जो है ना 6 वो होते हैं। सही है? 6 नॉर्मल्स होते हैं। हम शुरू के 3 पढ़ लेते हैं, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप जो है रिपीटिंग वैल्यूज और रिपीटिंग कॉलम्स को जो है, आपने खोला था ना, 3 खोला था तो खुला नहीं बस मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं फैन ही ऑन करें, एयर आ रही है। थोड़ा सा हो नहीं सकते, चलें थोड़ा सा खोल दें अगर करना है तो। आवाज बहुत आ रही है। अच्छा चलें, वैसे ही क्लास बस आधे घंटे की रहेगी। वेंटिलेशन हो गई थोड़ी। अच्छा जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स एंड इंश्योर ईच कॉलम कंटेन्स वन वैल्यू पर सेल। सही है? आपकी वैल्यूज और कॉलम्स जो है वो रिपीट ना हो रहे, अगर कहीं हो रहे होंगे तो आप उसको रिमूव कर देंगी। दैट विल बी योर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सर ये एटॉमिक वैल्यूज, एटॉमिक वैल्यूज वन वैल्यू ओनली, वन 1 वैल्यू पर सेल। सही है? इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। वो क्या है कि फोन नंबर्स रिपीट हो रहे थे। सही है? तो आपने क्या किया, फोन नंबर्स को जो है वो एक उसमें डिवाइड कर दिया, तो एक कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज आपने हटानी होती है। सही है?
सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि किसी भी किस्म की जो है वो रूल क्या है, मीट फर्स्ट एनएफ, पहला नॉर्मल फॉर्म को मीट करे, और एवरी नॉन प्राइमरी की इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, इसमें कंपोजिट डिपेंडेंसीज ना हो। अब इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को इधर से भी दिखा देता हूँ। सही, सेकंड नॉर्मल फॉर्म आप इस तरीके से समझें कि आपकी स्टूडेंट आईडी है, सही है, और कोर्स आईडी है, सही, और उसके आगे जो है कोर्स का नाम लिखा हुआ आ रहा है। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी हो गया, कोर्स का नाम हो गया, और उसके मार्क्स हो गए, सही है। तो डेटा जो है ना आपस में इस तरीके से, अगर दो वैल्यूज आपकी डिपेंडेंट, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मैं एक सेकंड रुके, इसी से समझाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा ना हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉम्पोजिट डिपेंडेंसीज ना हो, सही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है आपकी स्टूडेंट आईडी हो गई, कोर्स आईडी हो गई, स्टूडेंट नेम हो गया, और कोर्स नेम हो गया, सही है। अब स्टूडेंट, अब लेट सपोज कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी 2 जो है अगर, सही है, यहाँ पे 2 हो जाता या 1 ही हो जाता, और कोर्स आईडी 102 भी हो सकती है, नाम क्या होगा, LSC होगा ना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी सेम है, सही है। और कोर्स नेम जो है वो लेट सपोज C++ कर लेते हैं, जो भी मेरे ध्यान में आ रहा है, सही है। तो अब अगर ये दो वैल्यू जो है ना, अगर मुझे स्टूडेंट आईडी उठाऊंगा, सही है, ये भी मेरी एक की हो गई, और मेरे पास एक ये की हो गई, तो ये क्या कहलाती हैं, दो कंपोजिट कीज कहलाती हैं, सही है। इनको मैंने सेपरेट आउट करना होता है, सही है, इनकी आपस में डिपेंडेंसीज खत्म करनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ इस तरीके से, स्टूडेंट आईडी को, कोर्स आईडी को, और मैंने ब्रेक कर दिया, ये टेबल 3 को छोड़ दें, ये आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो जाती है, सही है। लेकिन सर अगर हम स्टूडेंट आईडी लेंगे या कोर्स आईडी लेंगे तो बंदा जो स्टूडेंट है उसका नाम तो एक ही रहेगा ना सर? बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपने किया यह कि दो टेबल्स में से ब्रेक कर दिया। अब मैं स्टूडेंट आईडी जब उठाऊंगा, सही है, या कोर्स आईडी उठाऊंगा, तो मेरे पास कोर्स आईडी से उसका कोर्स आ जाएगा, और उससे रिलेटेड स्टूडेंट आईडी का जब मैं कनेक्शन दूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, इट शुड मीट 2NF एंड इंश्योर दैट नो प्राइमरी की कॉलम डिपेंड्स ऑन अनदर प्राइमरी की कॉलम। ये भी उसी तरीके से है कि आप जो है वो उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू मल्टीपल कॉलम, ताकि आपका जो है ना वो वैल्यूज रिपीट ना हो। नॉर्मलाइजेशन में आप ये समझ लें सिंपली कि आपने वैल्यूज को इतना ब्रेक डाउन करना है कि आइडेंटिकल वैल्यूज खत्म हो जाए, सही है। आपके पास जो है वो वैल्यूज, अगर जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डेटा हो, सही है, जो कि रिपीटिंग फॉर्म में ना हो, सही है। अगर सेल्स है तो सेल्स में सिर्फ आपका सिर्फ फॉरेन की के थ्रू ऑर्डर क्वांटिटी आ रही हो, ये आ रही हो, लेकिन अगर आपको लेट्स सपोज की प्रोडक्ट प्राइस निकालनी है तो उसके लिए एक अलग टेबल मौजूद है। जितना भी टेबल को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, सही है। अच्छा जी, रिलेशनशिप 1:1, 1:1 की मैंने एग्जांपल शुरू में भी दी थी। वो क्या थी कि आपके पास प्रोडक्ट आईडी है 1 2 3 4, उसका नाम है ABCD, सही है, और उसी के सामने आपके पास प्रोडक्ट आईडी है 1 2 3 4 और उसकी प्राइसेस हैं $1 $2 $3 $4। तो ये आपके दो टेबल हो गए। जब आप दोनों को कनेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, 1:1 बनेगा, सही है। 1:many रिलेशनशिप, 1:many रिलेशनशिप हम मल्टीपल टाइम बना चुके हैं, ये हमारे पास यहाँ पे बना हुआ भी है, सही है। 1:many रिलेशनशिप क्या कहता है आपका, 1:many रिलेशनशिप exists when each record in table A correspond to multiple records in table B. A customer with fields column ID name, table B क्या है, order with field order ID, customer ID, product. Each customer in table A may have multiple orders in table B linked by customer ID. ये तो नॉर्मल हम फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं। ये करना है और यही करना है। हमारा जो आइडिया है, हमने 1:1 के लिए मर्ज करना है, मैनी टू मैनी होता ही नहीं है। मैनी टू मैनी देखें किस तरीके से आपका जो है वो कंफ्यूजिंग होगा।
आप ले लें, लेट सपोज एक प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्ट 1 एक नाम है, प्रोडक्ट 2 उसका जो है सब कैटेगरी लेट सपोज कर लेते हैं, सही है। आपका जैसे है कोक, आपकी कर लेना कोक, किसमें आजकल डिफरेंट एसकेयूज आ रहे हैं, जैसे टीम थी ना, टीम हो गई आपकी, पेप्सी के 3 प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए थे, टीम थी, पेप्सी थी, इस तरीके से। चले खैर एनीवेज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि प्रोडक्ट आईडी 1 है, सही है। प्रोडक्ट आईडी 1 का आपके पास एक सब कैटेगरी है, फिर प्रोडक्ट आईडी 1 है उसकी दूसरी सब कैटेगरी है, सही है। और ये क्या हो गया, 2 प्रोडक्ट आईडीज हो गई, सेम प्रोडक्ट आईडीज हो गई जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, सही है। उनकी अगर आप सेल निकालेंगे डेट वाइज तो आप किस तरीके से कर सकते हैं दूसरे टेबल से, तो ये मैंने लाइन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सही है, और मल्टीपल उनकी सेल्स हो रही है, तो आप दोनों का टेबल से कभी भी मालूम नहीं कर सकते कौन सा जो है वो प्रोडक्ट बिका है। लेकिन अगर प्रोडक्ट सेम है लेकिन उसकी एसकेयू डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट आईडी के थ्रू उसको ज्वाइन किया हुआ है तो आप कैसे मालूम करेंगे, तो मैनेज टू मैनी रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करती। इसको हटा ही देना चाहिए पावर बीआई से। इसको पावर बीआई से नहीं हटा सकते हम, इसके दरमियान करते क्या है कि इन दोनों के दरमियान 1:many का रिलेशनशिप, एक टेबल बनाते हैं जो कॉमन हो दोनों में, और उसके थ्रू दोनों को कनेक्ट करते हैं, सही है, इस तरीके से करते हैं। एग्जाम बहुत आसान आएगा, मैं आपको अभी से बता दूं, आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग एग्जाम की फिक्र छोड़ दें। एग्जाम में मेरा कभी जिंदगी में फेल हुए और नहीं, इसमें फेल फेल हो जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक दूसरे की मदद करिएगा ना एग्जाम में, सही है, ताकि कोई कोई भी, यहाँ पे मुझे नहीं पता, मुझे तो अलाउड नहीं होता, लेकिन एग्जाम उन्होंने आपको बताया है, बिल्कुल भी नहीं नहीं सर, नहीं। चले वो है ना एक्सपीरियंस, थोड़ी बहुत तो होती होगी। ऐसा सर एग्जाम आप नहीं लेते नहीं मैं नहीं होता, मेंटोर्स अलाउ नहीं हाँ, तो कौन लेता है? CCTV बस आप कैमरा लोग से बैठेंगे और शुरू कर देंगे। स्टाफ होता है, स्टाफ होता है, और CCTV हम होते चलता है। मैं इससे लेती हूँ फीमेल का, जिस दिन मेरे पर होता है उस दिन मैं नहीं लेती, अच्छा मैं टेस्ट की लेती अच्छा, तो तुम हमारी दोस्त भी तो हो। हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा टेस्ट होगा उस दिन मैं नहीं तुम्हारे लेती। टेस्ट वो तो खुद ले रही हमारे है। टेस्ट तो वैसे एग्जाम बहुत आसान होगा, आप लोग बेफिक्र हो जाए उस लिहाज से, तो सही है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्ट नहीं एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, 50 कुछ बनाने शनाने नहीं देते हैं? कुछ बनाने नहीं बनाने नहीं नहीं नहीं, सही है, नहीं, आप MCQs भी जब देंगे ना, जब आपके खुद के लिए होगा concept। आपकी तरफ से कोई सवाल आ रहा था? सर अगर एक टेबल से 2 टेबल कनेक्ट करते हैं तो एक्टिव तो एक ही होता है एक टाइम पे, नहीं, दूसरा एक्टिव क्या होता है लास्ट टाइम? 2 टेबल नहीं, देख मैंने नहीं, 2 टेबल्स को जब 3 टेबल से रिलेशनशिप बनेगी ऐसे दिखाता हूँ। जैसे ये है ना आपका, मैं आ जाता हूँ मॉडल्स पे ना, सॉरी, ये देख लें, ये यहाँ पे सेल्स टेबल है, सही है, और मैं यहाँ पे आपका एक कैलेंडर टेबल मैंने नहीं किया ना, मैं कैलेंडर टेबल ले लेता हूँ। सर क्या क्वेश्चन किया? इनका क्वेश्चन है कि एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप्स कैसे बनती है ना, तो अब मेरे पास एक ये आ गया टेबल, कैलेंडर टेबल, सही, इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने लोड कर लिया, ये बंद हो गया जब तक ये लोड हो रहा है। हो गया ये लोड, देखिए ये कैलेंडर टेबल लोड हो गया। अब इस डेट को मैंने ऑर्डर डेट से ज्वाइन किया, ये एक रिलेशनशिप बन गई, सही है, हाँ मैनेज टू मैनी बन गई। अब इसी डेट को मैंने जो है यहाँ पे ऑर्डर डेट के बजाय स्टॉक डेट भी आ रही है। अब जब मैंने इसे स्टॉक डेट के साथ ज्वाइन किया तो ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिव रिलेशनशिप बन गई। आपने 3 रिलेशनशिप बनाए ना, एक आपने 2 टेबल्स के दरमियान डबल रिलेशनशिप, एक स्टॉक के साथ, स्टॉक डेट के साथ बनाया किस दिन पे क्या स्टॉक अवेलेबल था, और एक आपने बनाया सेल्स डेट के साथ। तो 2 वक्त में एक रिलेशनशिप एक्टिव रहेगा 2 टेबल्स के दरमियान। यानी जब सेम टेबल होगा तब वो होगा, जी, वरना जी। अगर हम डिफरेंट टेबल से बना रहे हैं तो सारे एक्टिव होंगे। वो तो सारे एक्टिव हो, सही है, क्लियर।
अगर मैं इसको एक्टिव करना चाह रहा हूँ तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, इनएक्टिव करूंगा और फिर इसको एक्टिव करूंगा। इसको मैं करूंगा अनएक्टिव, सही। हाँ जी, पूछे। और इसको मैंने एक्टिव। सर इसको लग रहा है 2 बंद हो गए। 2 क्या हो गया? यहाँ पे 2 बंद हुए थे या एक खुला हुआ था जो अभी आपने किया था? देखिए एक एक्टिव था, एक्टिव तो एक ही होगा, हाँ। बाकी 2 डॉटेड लाइंस होंगी। बाकी जो इनएक्टिव है वो डॉटेड लाइन होगी। ठीक है, तो डॉटेड लाइंस तो एक थी खाली। एक ही तो है, एक थी ना सर, मतलब जी। जो डेट के साथ आपने 2 रिलेशन बनाए थे, उन 2 रिलेशन में से एक एक्टिव था, एक इनएक्टिव था, सही है। जो ऊपर आपने दूसरा एडवेंचर वेब वाले से बनाया वो तो एक्टिव ही है ना। वो सारे एक्टिव है। देखें इसको इस तरीके से, कभी आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो, सही है, तो आप इस तरीके से जब आप सारे रिलेशनशिप बना लें, सही है, आपका बहुत बड़ा टेबल बन गया, तो आप सिंपली क्या करेंगी, यहाँ प्लस साइन पे जाएंगी, सही है, प्लस साइन करेंगी। आपने सेल्स जो भी डेटा जिसको स्टडी करना है उसको आप लेकर आएंगी, राइट क्लिक करेंगी, ऐड रिलेटेड टेबल्स, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा ना वो आ जाएगा। अब आपका ये क्या आ गया, यहाँ पे आपकी एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप आ गई। अगर आप इस पर क्लिक करती हैं तो ये क्या है, एक्टिव है, और ये किसके दरमियान है, डेट और स्टॉक डेट। और अगर आप इसको क्लिक करती हैं तो ये किसके दरमियान है, ऑर्डर डेट और डेट के दरमियान। ये इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव ऐसे हुआ जब आप कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एक्टिव। जो पहला कनेक्शन बनाएंगी वो एक्टिव होगा, फिर आप उसी टेबल से बनाएंगे वो एक्टिव होगा। पहला कनेक्शन जब आप बनाएंगी वो पहला एक्टिव ही होगा, सही है। फिर जब आप उसी के ऊपर एक और दूसरा कनेक्शन बनाएंगी तो वो इनएक्टिव बनेगा। फिर आपके ऊपर है an active relationship is the default connection between two tables in the data model. इनएक्टिव रिलेशनशिप इज द नहीं सर एक मिनट कैंसिल कीजिएगा। एक सेकंड मैं ठीक है, और inactive में लिखा है active relationship are secondary connections between tables that are not automatically used in calculation of filtering. These are enabled by default to avoid ambiguity. देखें मैं आपको आपने देखें मैं आपको एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप, आप एक वक्त में 2 रिलेशनशिप एक्टिव नहीं कर सकते, सही है। पावर बीआई में जब आप पहली जो है, मैं इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सपोज, सही है। ये देखिए सर वो जो राइट वाला डब्बा है उसकी लाइन पे दबाइएगा प्लीज एक दफा। कौन सा राइट वाला ये डब्बा, वाला, हाँ, इसकी लाइन जो आ रही है रिलेशनशिप उसको दबाएं। ये तो एक्टिव है ना, ये देखो सही है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर जाए, सही है। मुझे तो समझ में आ रहा है कि default connection वो है जो उसमें automatically by default देखें एक्टिव रिलेशनशिप, inactive में हम खुद लेके ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, कौन सा रिलेशनशिप बनाओ ये नहीं है। जो पहली दफा करेंगे ना वो एक्टिव रहेगा, और पावर बीआई में 2 एक साथ एक्टिव होंगे। बिल्कुल। देखें जब आपने पहली दफा ड्रैग किया, मैंने ऑर्डर डेट पर ड्रैग किया, सही है। ये सिंपलेस्ट तरीके, हमने 3 तरीके पढ़ चुके हैं कि एक्टिव रिलेशनशिप, सॉरी, एक रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से बन सकता है, मैनेज रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, हाँ जी आई एम सॉरी, अब सही है। एक किस तरीके से बन सकता है, एक हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सही है। एक हमने मैनेज रिलेशनशिप, जो पहला आप टेबल में रिलेशनशिप बनाएंगी ना, सही है, वो एक्टिव बनेगा ऑटोमेटिकली। फिर आप अगर लेट सपोज कहती हैं कि यार मुझे इस टेबल और इस टेबल के दरमियान एक और रिलेशनशिप है जो मैं डेवलप कर सकती हूँ, मतलब एक और की है जिसके थ्रू मैं लिंक कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं लेट सपोज इसको स्टॉक डेट पे मैंने ड्रॉप किया, तो यहाँ पे अब ये वाली रिलेशनशिप एक्टिव नहीं बन सकती, ये क्या कर देगा, ये एरर दिखा देगा, सही है। देयर आर एम्बिगुअस पाथ बिटवीन सेल्स एंड एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर सेल्स, सही है। एक को आप एट अ टाइम 2 टेबल्स 2 रिलेशनशिप एक्टिव नहीं रख सकते। सही है, अपना चार्जर नीचे से निकाल। अच्छा सॉरी सही है, अब हो जाएगा, हाँ अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो एक वक्त में आप एक एक्टिव रिलेशनशिप रख सकते हैं, सही है। एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप का क्या मकसद है, इससे ये है कि आपने इसको सेव कर दिया, आप इस वक्त अगर डेट करेंगी ना, यहाँ से डेट आप उठाएंगी और यहाँ की ऑर्डर डेट वैल्यूज देखना चाहेंगी तो आपके पास आ जाएगी, सही है। लेकिन अगर आप
स्टॉक डेट देखना चाहेंगी तो आपके पास नहीं आएगी, अनलेस कि आप इसको इनएक्टिव करें और इसको एक्टिव करें। सही है। रिलेशनशिप एक्टिव का क्या मतलब है, उस वक्त अगर आप डेटा रिट्रीव करती हैं, सही है, तो डेटा रिट्रीव आपका हो जाएगा। अब मैं आपको और तरीके से क्लियर करके आता हूँ फिल्टर फ्लोज के थ्रू। तो ये फिल्टर फ्लो की डेफिनेशन क्या है? In Power BI, filter flow refers to how data filters are applied between tables based on their relationship. सही है, simplest definition है, simple words है, सही है। How data क्या हो गया इसको? जैसे चार्जर का जो है ना, ये आप उससे नहीं ये तो नहीं हिल रहा, नहीं ऐसा इससे नीचे से आप कर दें इसको ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस दे। ऐसे कर दो, चले। अच्छा जी, filter flow refers to how, एक सेकंड इसको दोबारा लगा के कर लें। नहीं बस इसको कर लें, इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग असाइनमेंट अपना। अच्छा, इन फिल्टर फ्लो रेफर्स टू हाउ डेटा फिल्टर्स आर अप्लाइड बिटवीन टेबल्स बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप। मतलब आप जो वो लाइन देख रही होती हैं बिटवीन के डाउन स्ट्रीम जा रही है फ्रॉम डायमेंशनल टेबल टू सेल्स टेबल इंफॉर्मेशन, उसको फिल्टर फ्लो कहते हैं। सही है कि हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन टेबल टू द अदर टेबल बेस्ड अपॉन देयर रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज फिल्टर फ्लो। सही, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। सही, समटाइम वो इस तरह भी एरो होगा, तो जिस तरफ वो एरो होता है उसका उस तरफ हो, उसका डेटा हम दूसरे वाले से उठाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना, ये मैंने इसको डिलीट किया और इसको मैंने देखें, अब मेरे पास एक ये टेबल आ गया, सही है। एक मैंने जो है वो और टेबल, रिटर्न का टेबल मैं यहाँ पे ले आता हूँ, रिटर्न्स का टेबल में ले आया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और रिटर्न टेबल जो है मैंने यहाँ से टेरिटरी की अब आप देखिए इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है। सही है, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही है, यहाँ से इधर आ रही है और यहाँ से इधर आ रही है। सही है। अब लेट सपोज मैं करता क्या हूँ, इसको मैंने इधर किया, इधर ही कर देते हैं ना। मेरे पास सेल्स टेबल की मैंने टेरिटरी की उठाई, सही है, और रिटर्न टेबल से मैंने रिटर्न क्वांटिटी उठा ली। अभी सेम आ रही वैल्यूज जो है वो सही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई है टेरिटरी की, सही है, टेरिटरी की मैंने उठाया यहाँ से और रिटर्न की मैंने की है यहाँ से। इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे कर रही है, यहाँ से यूं आ रही है और यहाँ से यूं आ रही है। सही है। जब तक मैं इन दोनों के दरमियान नहीं करूंगी, हाँ, अगर मैं फिल्टर, या तो मैं इसको बाई डायरेक्शनल करके चेक करूँ कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है वो वापस भी जा रही हो। अगर मैं लेट सपोज यहाँ से वैल्यू मांगता हूँ तो किसी तरीके से ये वैल्यू को उठा ले, तो सिर्फ रिटर्न को और टेरिटरी की को दोनों में रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। देखें, ये चीज को आप समझें पहले कि ये हो कैसे रहा है। सही है, रिलेशनशिप हम नहीं बिल्ड कर सकते। क्यों नहीं बिल्ड कर सकते, अभी देख लेते हैं। सही है, यहाँ पे रिटर्न कीज में कौन कौन से हैं, टेरिटरी की है, रिटर्न क्वांटिटी है, रिटर्न डेट है, प्रोडक्ट की है। सही है, करके देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए। सही है, प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट की करके देखते हैं क्या रिलेशनशिप बन गई, मैनी टू मैनी बन गई। सही है, नहीं सर, हम लोगों को रिटर्न क्वांटिटी टेरिटरी की देख लेते हैं। रिटर्न क्वांटिटी तो क्वांटिटी है ना, की थोड़ी है। सही है, सही है, ये नहीं मैंने गलत किया ना। सही है, ये भी नहीं बना। सही है, दोनों रिलेशनशिप मैनी टू मैनी।
तो हमने ये क्या करना है, इसके दरमियान रिलेशनशिप बनानी है। अगर सर मैंने तो मैंने कैसे कैसे हो सकती है एक टेरिटरी की एक के ही तो उसको देखें, अलॉट होती है सर। टेबल भी तो देखें मिस, टेबल है रिटर्न का, सही है। टेबल को स्टडी करते हैं, आ जाए। टेबल आ गया, किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखिए रिटर्न है। इस तरीके से सेल हुई है ना, ये रिटर्न है। एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम भी रिटर्न हो सकता है, तो ये आपका फैक्ट टेबल है, सही है। अब ज्यादा फैक्ट टेबल नहीं है, सही है जी, पक्का सही है। तो देखें अब क्लियर हो गई है आप लोगों के लिए, सही है। अभी हमारा मकसद ये है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से टेरिटरी की डाल दी और मैंने कहा मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए। लेट्स सपोज मैंने ये वैल्यू डाली है और सॉरी ये वाली वैल्यू मैंने टेबल में डाली है और कहा है रिट्रीव करके लाओ क्या चीज, ये रिटर्न्स की, सही है। तो मेरे पास वो एरर दिखा रहा है क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे हो रही है। अब मुझे इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, सर इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना होगा, उसको हटा देना। रिलेशनशिप तो ऑलरेडी बन चुका है ना। सेल्स और टेरिटरी के उसके अंदर बाय डायरेक्शनल करना होगा, बाय डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, सही है। या सिंपलेस्ट टेरिटरी की जो है मैं कहाँ से उठा के डालूंगा, टेरिटरी टेबल से, सही है। यही है ना टेरिटरी का, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब आपकी वैल्यूज रिटर्न की सही हो, सही। ये चीज क्लियर हो गई कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। अब आप वाली बात जो आपने कही थी, मैंने क्या हटाना है, रिटर्न सेल्स की जो है वो टेरिटरी की मैंने डाल दी। वैल्यूज जो आप कहनी थी ना, वो वाला काम हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा होता है खतरनाक, सही है। बताता हूँ कैसे। आपने इस पर डबल क्लिक किया, इसको कर दिया बाय डायरेक्शनल। अब हम इसे बाय डायरेक्शनल करते हैं तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन इधर भी आ रही है और इधर से भी जा सकती है, सही। यस। तो ये है फिल्टर फ्लो। जब आप लोग रिलेशनशिप अगर आप सही बना रहे हैं, सही है, तो आपके डेटा एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सही होगा। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल बेसिस पे, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप रियल टाइम में कर रहे होंगे, जैसे आपके उस पे था कि आपके पास थाउजेंड ऑफ डेटा है, तो उस वक्त गलती का चांस नहीं होता, सही है। एक चीज तो ये हो गई। और इसके अलावा जो लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ, सर अगर मुझे इसकी जो फिल्टर फ्लो है, इसको मैं किस तरह से इसका वो करूँ इंटरप्रिटेशन? फिल्टर फ्लो के इंटरप्रिटेशन कैसे करें? देखिए फिल्टर फ्लो की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जो है आपने यहाँ पे रखा जो भी आपका इसको मैं अगर बड़ा कर लूँ, इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द डायमेंशनल टेबल टूवर्ड्स द फैक्ट टेबल, सही है। जब भी आपको कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होगी तो आप जो है डायमेंशनल टेबल की वैल्यूज को कॉल करेंगी और उसके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आप फैक्ट टेबल की वैल्यूज को बुलाएंगी या कॉल करेंगी, सही है। लेट्स सपोज मैंने टेरिटरी की मांगी थी ना, सही है, और टेरिटरी की के अगेंस्ट क्या ऑर्डर क्वांटिटीज हैं या क्या स्टॉक क्वांटिटीज हैं, सही है। सही इसलिए है ना क्योंकि जो हमारा डिमेंशन वाला है उसके अंदर हमारे पास यूनिक होगी एक वैल्यू और यूनिक वैल्यूज होंगी और वो उसके एट्रीब्यूट बहुत सारी होंगी, बिल्कुल। और फिल्टर फ्लो हमेशा डायमेंशन से टुवर्ड्स जो है वो इधर जाएगा, सही है। अब एक चीज और, सही है, जो आखिरी चीज जो हम कहते हैं ना कि फिल्टर फ्लो कैन बी डेंजरस। अब यहाँ पे आपके पास टेरिटरी की 1:8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। लेट्स सपोज मेरे पास एक और टेबल में लेता हूँ, यहाँ मैं रिटर्न टेबल का टेरिटरी की डालता हूँ, सही है। और रिटर्न टेबल की टेरिटरी की से मैं बुलाता हूँ, कॉल करता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी इधर, सही है। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ
बाई डायरेक्शनल फ्लो। और मैं मॉडल में आता हूँ और रुक जाएं, सही है। अब मैं इसको करता हूँ बड़ा ताकि आप लोग देख लें। अब मुझे बताएं क्या दोनों में फर्क है, क्या गलती है। वो ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका जो भी रिटर्न हुआ है हमारे पास, इसको मैं सही कर लेता हूँ, एक सेकंड। इस वाले टेबल को मैं सही कर लेता हूँ। इस वाले टेबल को मैंने टेरिटरी की जो है वो डाल देता हूँ इसकी। अब जो है, अब बताएं क्या फर्क है, क्या गलती है। कि मेरे ख्याल से यहाँ पर टेरिटरी की सिर्फ 8 थी, लेकिन अब क्योंकि हर तरफ से फ्लो, दोनों तरफ से फ्लो है, तो इस तरह से ये 10 पे तक भी जा रहा है। टेरिटरी की तक तो आप लोग समझ गए, सही है। टेरिटरी की में मसला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। लेकिन टेरिटरी की जो है यहाँ मैंने रिटर्न क्वांटिटी डाली ना, अगर मैं लेट्स सपोज ऑर्डर क्वांटिटी भी डाल दूँ इस वाले टेबल में तो और क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर क्वांटिटी मैंने डाल दी इधर ही, ये देखो, जब आप लोग टेरिटरी की पे ध्यान दें तो क्या फर्क आप लोगों को मिल रहा है। वहाँ पे 1 4 गैप Sorry. यस सर, यहाँ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिसिंग इंफॉर्मेशन है। अब मिसिंग इंफॉर्मेशन क्यों है? रिटर्न टेबल में आप देखें कि यहाँ पे 2 और 3 पे कोई रिटर्न नहीं हुआ, सही है। अब जब मैंने रिटर्न टेबल पे बाई डायरेक्शनल फ्लो लगाया, सही है, और टेरिटरी की यहाँ से कॉल करी, तो यहाँ पे टेरिटरी की जो थी वो 3 और 4 अवेलेबल ही नहीं थी। 3 और 4 थी ना, सही, 2 और 3 अवेलेबल ही नहीं थी, तो उस डेट को कोई रिटर्न नहीं हुआ। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो इस वजह से खतरनाक होता है, सही है। तो आप जब भी फ्लो लगाएंगे, आप जब भी फिल्टर लगाएंगे तो हमेशा डायमेंशनल वैल्यू से कॉल करेंगे, अनलेस कि बहुत बहुत जरूरी हो। क्लियर हो गया? बस इतना ही। इसका होमवर्क प्लीज खुद कर लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीक से जो है ना वो डायमेंशनल टेबल स्टार्ट कर लें। हाँ जी, होमवर्क इसी में है, मैंने फाइल जो भेजी है ना, स्लाइड है 95 96, बस नहीं वो बना के आपने उसमें डालना है ना। सर पिछले वाला तो असाइनमेंट था, वो नहीं करना था। वो करा तो दिया, वो करना था ना। सर ये जो है ना, ये सर मैं तो स्लाइड्स भी बना